अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में अर्थमेटिक एडिशन था, अर्थमेटिक मल्टीप्लिकेशन, अर्थमेटिक सब्ट्रैक्शन, उसके बाद पावर ऑपरेटर, फिर ट्रू डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, और उसके बाद रिमाइंडर डिवीजन। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था अपना कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में इक्विटी ऑपरेटर था, नॉट इक्वल ऑपरेटर था, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर थे। उसके बाद हमें पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिकल एंड होता है हमारा, लॉजिकल और होता है, लॉजिकल नॉट होता है। उसके बाद फिर हमने देखा था साइन ऑपरेटर, किसी भी नंबर का आप साइन बता सकते हैं, प्लस माइनस। फिर हमने देखा था डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर का काम होता है किसी भी वेरिएबल को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो डेल ऑपरेटर से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर को पढ़ने से पहले हमें कुछ फंडामेंटल और आना चाहिए बिटवाइज के स्पेसिफिक। पहले हम उसको पढ़ते हैं। तो जब हम किसी भी इंटीजर को यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो इंटीजर के हमारे पास चार रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो पहले ये समझते हैं इंटीजर रिप्रेजेंटेशंस। तो चार तरह के रिप्रेजेंटेशन है। पहला हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं डेसिमल। डेसिमल में हम 0 से लेकर 9 डिजिट का यूज करते हुए कोई भी नंबर को लिख सकते हैं, और इसको हम बेस 10 के नाम से भी जानते हैं। दूसरा तरीका होता है हमारा ऑक्टल। ऑक्टल में हम शुरू के 8 डिजिट्स का यूज कर सकते हैं, 0 to 7, और इसको हम लोग बोलते हैं बेस 8। एक होता है हमारे पास बाइनरी। बाइनरी में शुरू के दो ही नंबर हम यूज कर सकते हैं, 0 और 1, और इसको बोलते हैं बेस 2। चौथा और आखिरी तरीका होता है हेक्सा। हेक्सा में 0 to 9 और A to F, चाहे लोअर केस हो चाहे अपर केस हो, हम यूज कर सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं बेस 16। अब इन सब का मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिर्फ हमारा इंटीजर के लिए है, ठीक है। फ्लोट के लिए ये रूल नहीं है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? हम अपनी डेली लाइफ में जब नंबरों के साथ काम करते हैं, ऐसे नंबर्स जिनमें दशमलव नहीं आता, जिनको हम इंटीजर कहते हैं, जैसे आप बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराते हैं, तो जो अकाउंट नंबर है वो एक इंटीजर टाइप का होगा क्योंकि उसमें दशमलव नहीं आता। ठीक है। आधार नंबर, आधार नंबर को अगर हम पाइथन के साथ कनेक्ट करें तो पाइथन में उसको इंटीजर टाइप कहा जाएगा। ठीक है। किसी भी मैच में किसी प्लेयर ने कुछ स्कोर बनाया तो वो स्कोर भी इंटीजर होगा। इस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उनका जो काउंट होगा वो भी एक इंटीजर होगा। तो हम रियल लाइफ में जब भी किसी भी इंटीजर नंबर को सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, या किसी के साथ डील कर रहे हैं, शॉपिंग करते समय ट्रांजैक्शन किस कोई भी हो रही है, तो जाने अनजाने में हम इस वाले को पढ़ रहे होते हैं, डेसिमल वाले को। डेसिमल का मतलब होता है कि किसी भी इंटीजर को लिखते समय आप 10 नंबर यूज कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल x = 910। अब देखो इस पूरे संख्या में आपने 0 यूज करा है, 1 डिजिट यूज करी है, 9 डिजिट यूज करी है, या आप जो भी लिखेंगे वो इन्हीं का ही कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। इससे बाहर तो आप कुछ यूज नहीं कर सकते। कोई भी नंबर जब आप लिखोगे तो 0 और 9 की डिजिट ही यूज कर सकते हो, आप कितनी बार भी यूज कर लो। तो टोटल
हमारे पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं किसी भी नंबर को लिखने के लिए? 10 ऑप्शंस अवेलेबल है। 0, 1, 2 ऐसे करके टोटल 10 ऑप्शन अवेलेबल है 9 तक। तो इसको हम बोलते हैं बेस 10। इसका आधार है 10 संख्याएं। वो 10 संख्याएं कौन सी हैं? 0 से लेके 9 तक। तो इस तरह से हम अपनी रियल लाइफ में जब भी इंटीजर नंबर की बात कर रहे होते हैं तो वो डिफॉल्ट हमारा डेसिमल ही होता है। डेसिमल का मतलब 10। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए, इसको मैं कमेंट में लिख देता हूँ। तो ये हमारा डेसिमल में लिखा हुआ है। तो आज तक हम जब भी इंटीजर पाइथन में पढ़ रहे थे, आज की क्लास से पहले हमने कई बार इस तरह की संख्याओं को लिखा है, तो वो सब जाने अनजाने में डेसिमल थी। लेकिन अगर मैं किसी भी नंबर को, इंटीजर नंबर को प्रीफिक्स दे दूं 0 O, अब जो भी मैं लिखूंगा आगे वो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन में लिखा जाएगा। ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन का साइंस आता है 8 का। शुरू की 8 डिजिट ही आप यूज कर सकते हैं अपना नंबर बनाने में। शुरू की 8 डिजिट मतलब 0 से 7 का कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं। लाइक आप लिख लो 5, 1, 0, सब सही है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 9 लिख दिया तो एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इंटरप्रेटर को पहले तो ये बताया कि भाई हम 0 O प्रीफिक्स से किसी भी नंबर को लिख रहे हैं, और इंटरप्रेटर इस बात को जानता है कि 0 O प्रीफिक्स से जब किसी भी नंबर को लिखा जाता है तो वो ऑक्टल माना जाएगा, और ऑक्टल में सिर्फ शुरू की 8 डिजिट ही अलाउड हैं। यानी कि आप 8 भी यूज नहीं कर सकते और 9 भी यूज नहीं कर सकते। सर कर लिया तो एरर के लिए तैयार रहिए। एरर मैसेज को और ज्यादा बेटर पढ़ो तो लिख कर आ रहा है इनवैलिड डिजिट 9 इन ऑक्टल लिटरल। लिटरल को वैल्यू भी कहते हैं, तो लिटरल और वैल्यू सिनोनिम होते हैं एक दूसरे के, एक ही बात है। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि फिर ये लिखना अलाउड नहीं, हमने कहा नहीं अलाउड नहीं है, यहाँ तक सही, हमने यहाँ तक सही है। तो अब ये जो आपने लिखा इसको हम बोलेंगे ऑक्टल। लेकिन अगर हम आपस में डेली लाइफ में कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और हम ऑक्टल में शॉपिंग करें, तो ना हमारी समझ में आएगा ना उसकी समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। तो ऑक्टल नंबर कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन में ही यूज होते हैं। एक आम आदमी की लाइफ में ऑक्टल नंबरों का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है ना, सिर्फ कंप्यूटर तक ही ये सीमित है। डेसिमल नंबर कंप्यूटर में भी यूज हो रहे हैं, हम लोग पढ़ ही रहे हैं, और डेली लाइफ में भी अपना यूज करते रहते हैं। ठीक है। अब जब हम प्रिंट करते हैं किसी भी ऑक्टल को, तो ये प्रिंट आउटपुट दिखाता है। आउटपुट देखने वाला एक एंड यूजर है। अब एंड यूजर ऑक्टल नंबर को नहीं पढ़ पाता, तो प्रिंट क्या करता है? जब हम प्रिंट को ऑक्टल नंबर प्रिंट करने को देते हैं तो पहले वो उसे क्या करता है? डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है, और हमें जो आउटपुट दिखाएगा वो इस ऑक्टल का डेसिमल क्या होता है वो दिखाएगा। 1864 यानी 1864 आप इसे कह सकते हैं। तो ऑक्टल में जो मैंने अभी संख्या कुछ लिखी है ये डेसिमल में हमारा ये कहलाएगी। ठीक है। अब आप किसी भी नंबर को बाइनरी में लिखना चाहते हैं तो 0 B, देखो O फॉर ऑक्टल, B फॉर बाइनरी। अब ये बताओ बाइनरी में आप कितने डिजिट यूज कर सकते हैं किसी भी नंबर को लिखने के लिए? दो। 0 और 1 शुरू की 2 डिजिट। तो आपने मान लो ऐसे करके कुछ लिख दिया, तो अब ये क्या कहलाएगा? बाइनरी कहलाएगा। लेकिन जब मैं प्रिंट को बाइनरी नंबर प्रिंट करने को देता हूँ इंटीजर की फॉर्म वाला, तो वो उसे डेसिमल बनाकर प्रिंट कर देगा। तो मैंने 21 का ये लिखा है बाइनरी। सोचो अगर मैं 101 कर दूं तो 101 किस नंबर का बाइनरी होता है? 2 का। ठीक है। 10 फिलहाल जो भी है। अब अगर मैं आपसे कहूं x = 0x, 0x प्रीफिक्स से अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारा हेक्सा कहलाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, मैंने लिख दिया फेस। तो सर ये फेस कैसे चल जाएगा? क्योंकि हेक्सा में 16 करेक्टर यूज होते हैं। सर 16 कहाँ से आ जाएंगे? डिजिट तो 10 ही होती हैं। तो शुरू के 6 अल्फाबेट
भी आप यूज कर सकते हैं हेक्सा इंटीजर लिखने के लिए। और जो शुरू के 6 अल्फाबेट हैं वो आइदर केस में अलाउड हैं, लोअर केस में भी और अपर केस में भी। तो जब मैंने लिखा 0x फेज, अब ये हेक्सा में कोई नंबर आपने लिख दिया है। अब ये क्या नंबर है, ये तो जब मैं प्रिंट कराऊंगा तभी मुझे पता चल पाएगा। तो ये 64,206 समथिंग आपने ऐसा लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब डेसिमल आसान है। अब तक हम डेसिमल ही पढ़ रहे थे और आगे भी हम डेसिमल ही पढ़ेंगे, है ना। तो ये ऑक्टल, बाइनरी, हेक्सा, इनकी क्या जरूरत है। तो उसका एक आंसर ये दिया गया कि भाई हमारा जो सीपीयू होता है, इसको कोई भी चीज तभी समझ में आती है जब वो किस में लिखी हो, बाइनरी में। अब सोचो जब मैंने 910 लिखा तो सीपीयू को तो 910 समझ में आएगा नहीं। तो इंटरनली क्या करना होगा, पहले इसका बाइनरी बनाना पड़ेगा, तब जाके सीपीयू समझ पाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। लेकिन अगर मैंने डायरेक्ट किसी भी नंबर का बाइनरी लिखा हुआ है तो ये सीपीयू को डायरेक्ट समझ में आ ही जाएगा। तो सर हमें क्या फर्क पड़ता है ना, हमारे लिए तो काम हो ही रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप एग्जीक्यूशन टाइम के बारे में सोचिए। इस 910 को सीपीयू को समझाने में और इस नंबर को सीपीयू को समझाने में जो टाइम लगा होगा वो दोनों में अलग अलग लगा होगा। इसमें कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इंटरप्रेटर को, लेकिन इंटरप्रेटर को पहले इस नंबर को ट्रांसलेट करना पड़ेगा 01 में, तब सीपीयू को वो समझा पाएगा। तो कहने के हमारा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अब अगर मैं प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो प्रोग्रामर ये कह रहा है मेरी समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा, क्या लिखा है आपने, ये टाइम तो आपने बचा लिया लेकिन मेरी समझ में तो आए कि मैं क्या लिख रहा हूँ ये। अब किसी का मान लो अकाउंट नंबर 10 डिजिट का है, अब आप कह रहे हो उसे बाइनरी में लिखो, सर कुछ भी समझ नहीं आएगा मुझे आप क्या कह रहे हो। तो इन जनरल हम इस टाइम को लगाना ही प्रेफर करते हैं कि भाई लगा लो ये टाइम जितना भी लग रहा है, क्योंकि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी अच्छी नहीं है अगर आप बाइनरी में लिखते हो तो। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी एग्जीक्यूशन है कि मैं वो सारे काम करूंगा जिससे एग्जीक्यूशन फास्ट होता हो, भले ही उसमें मुझे प्रॉब्लम आती हो, भले ही मुझे उसमें टाइम लग जाए, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप अपने प्रोग्राम में डायरेक्ट बाइनरी भी यूज कर सकते हैं। कुछ सीपीयू ऐसे भी मार्केट में आते हैं जो डायरेक्ट ऑक्टल को पढ़ लेते हैं, उनको बाइनरी बनाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से कुछ सीपीयू ऐसे भी आते हैं जो हेक्सा को डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई सीपीयू मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो डेसिमल को डायरेक्ट पढ़ ले। तो अगर आपका प्रोग्राम ऐसी डिवाइस पे चल रहा है जिसमें लगा सीपीयू डायरेक्ट ऑक्टल को पढ़ लेता है, तो फिर आपका प्रोग्रामर नंबरों को ऑक्टल में लिखना प्रेफर कर सकता है अपने एग्जीक्यूशन को फास्ट करने के लिए। तो जनरली हम ऐसा कब करते हैं, जहां पर हमारा हार्डवेयर की सपोर्ट बहुत पुअर होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ मुझे अपना प्रोग्राम ट्रैफिक सिग्नल में चलाना है, जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसमें नंबर आते रहते हैं 10, 9, 8, 7, 6, उसके अकॉर्डिंग वो रेड ग्रीन होता रहता है। इसका मतलब प्रोग्राम चल रहा है ट्रैफिक सिग्नल के अंदर। अब ट्रैफिक सिग्नल के अंदर रैम कितनी है, 4 GB की 8 GB, उसमें एसएसडी तो लगी नहीं होगी 1 TB की, उसमें i7 प्रोसेसर तो चल नहीं रहा होगा, उसमें आपका एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर लगा होगा जिसकी बाजार में कीमत 50 से 60 रुपए होती है बस। ठीक है, उसमें मुझे प्रोग्राम चलाना है। तो वहां पर जो प्रोग्रामर है, वहां पर प्रोग्रामर प्रेफर करेगा उन नंबरों को किस में लिखने की, बाइनरी में लिखने की। या माइक्रो कंट्रोलर जिस कंपनी का हमने लिया है वो माइक्रो कंट्रोलर ऑक्टल को अगर पढ़ता है तो मैं अपना प्रोग्राम सीधा ऑक्टल के लिए ही तैयार करूंगा। तो जनरली ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, अपने नंबरों को डेसिमल में ना लिखकर ऑक्टल, बाइनरी, हेक्सा में लिखना प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी हम ऐसी फील्ड के लिए प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं जहां पर हमें नंबरों को ऑक्टल में, बाइनरी में या हेक्सा में लिखना पड़ जाए। हम जिस फील्ड के लिए पाइथन पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स डेटा एनालिटिक्स या जेंगो फुल स्टैक या एआई या डेटा साइंस, वहां पर हमें हार्डवेयर अच्छे मिलते हैं। वहां पर ऐसे हार्डवेयर नहीं होंगे कि आपको अपना कोड बाइनरी में लिखना पड़ जाए। ठीक है, तो पार्ट ऑफ चैप्टर
कि हमें ये पढ़ना है, इसलिए आपको ये समझाया जा रहा है कि इंटीजर को लिखने के चार तरीके हमारे होते हैं। अब जो हमारा अगला ऑपरेटर है उसका नाम है बिट वाइज ऑपरेटर। तो जो बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं ये हमारा इंटीजर पे चलते हैं, वर्क्स विद इंटीजर। बताइए सर क्या पूछना तो ये बाइनरी जो आपने लिखा था इसमें तो इनका आंसर आया था, या जो मतलब एक्स्ट्रा लिखा था तो इसका सिक्स फोर टू है? थोड़ा जीरो लाउड बोलिए, आवाज नहीं आ रही। मैंने बोला जो आपने भी लिखा था ना, हेक्सा और बाइनरी और ऑक्टल, जो इसका प्रिंट एक्स कराया था ना, तो उसमें ये वैल्यू जो किस टाइप से वैल्यू आता है, ये इसको समझना है या छोड़ देना है? एक बार फैन ऑफ करना दोनों, ऊपर वाला भी करो। नहीं ये नहीं। तो वॉइस क्लियर आ रहा है? एक मिनट रुकिए। अब बताइए। सर मैं बोल रहा था, जो अभी आपने बाइनरी और ऑक्टल सब कुछ समझाया ना मुझे, तो इसमें जो x इक्वल टू जो है 0 फिर बी 10, ठीक है, जो प्रिंट x कराया आपने, तो ये प्रिंट x में जो नंबर आया है अपना डेसिमल में, तो ये नंबर किस बेस पे आया? मतलब जैसे कुछ फिक्स है, जैसे 10 का वैल्यू कुछ फिक्स है, या हेक्सा में आपने 0x लिखा, उसका वैल्यू आया 64206, राइट? तो ये 64206 क्यों आया, ये मैं जानना चाह रहा था। टाइप कन्वर्जन होते हैं, देखो एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर का फंडामेंटल का, उसमें हमारे जो नंबर ये होते हैं ऑक्टल, जी बाइनरी, हेक्सा, इन सब के जी। ना टाइप कन्वर्जन के मैथमेटिकल फार्मूले होते हैं, है ना। जैसे ओके। अगर किसी भी डेसिमल का मुझे बाइनरी बनाना है तो आप क्या जी करो, दो से भाग करोगे तो आपका क्या आएगा, उसका बाइनरी बनेगा। अगर आप ऑक्टल बनाना चाहते हैं तो 8 से भाग करने का एक फार्मूला होता है। अगर आप हेक्सा बनाना चाहते हो किसी भी नंबर को 16 से हम भाग करते हैं तो उसका एक मैथमेटिकल फार्मूला है। तो इसके पीछे कोई रैंडम हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है कि यही ओके। होगा, उसके पीछे एक प्रॉपर मैथमेटिक्स है जो कि आप कंप्यूटर फंडामेंटल जब पढ़ते हैं तो उसमें जी जनरली आपको पढ़ाई जाती है एज ए प्रोग्रामर। अगर हम देखें तो हम लोग इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमारे अगर हम देखें चैप्टर में तो इस जी। चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि हम उसके पीछे टाइप ठीक। कन्वर्जन जो हो रहा है वो किस आधार पर हो रहा है। चलो ठीक है, कभी मैं एक बार टाइम मिलेगा तो मैं आपको एक बार देखकर बता दूंगा कि बस वो मैं टाइप कन्वर्जन जो हो रहा है वो उसके पीछे मैथमेटिकल फार्मूला है ना, रैंडमनेस नहीं है। वो क्या फार्मूला है एक बार मैं चेक करके आपको बता दूंगा क्या फार्मूला, ठीक है। नहीं, बस मेरे को ये जानना था कि हमारा चैप्टर में या मतलब एआई को टूल्स में ऐसा यूज तो नहीं आएगा, तो फिर मैं सोचू यार सर ने नहीं नहीं, पढ़ाया था समझ में नहीं हमारे आया। आज की क्लास के बाद शायद जी। इसे आप दोबारा पढ़ेंगे भी नहीं, है ना, बस अच्छा पार्ट ऑफ अच्छा। सिलेबस इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बट फिर हाँ। भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, अगर मान लो कोई हमसे पूछ लेता है कि किस जी आधार पर ये आ गए तो हमें आना चाहिए, भले ही हमारा चैप्टर का पार्ट है या नहीं, लेकिन अगर हम ठीक। उसे टच कर रहे हैं तो आना चाहिए। एक बार मैं चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। एक्चुअली किसी ने पूछा नहीं ना, तो मैंने सोचा पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया कि सबको समझ में आया, इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं ठीक है, मैं एक ओके, बार थैंक चेक यू। करके बता दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक चलिए, फिलहाल जो कंक्लूजन है जो इन्होंने पूछा वो ये कि सर ये जो टाइप कन्वर्जन हो रहा था उसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है, कि किस आधार पर डेसिमल का बाइनरी बन जाता है या ऑक्टल या हेक्सा बन जाता है। तो उसके पीछे मैंने एक हिंट दिया कि डिवाइड का लॉजिक चलता है, डिवाइड बाई 2 का लॉजिक चलता है, डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 16 का लॉजिक चलता है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा आप अपने लेवल पर देख लेगा, बाकी कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको उसको जरूर सिखा दूंगा कि ये कैसे हमारा होता है। फिलहाल हम बिटवाइज ऑपरेटर को देखते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर का हमारा पहला बिटवाइज ऑपरेटर है जिसका नाम है बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड का जो सिंबल होता है वो होता है M%। M% सिंबल को हम बिटवाइज एंड कहते हैं। और ये कैसे काम करता है उसको समझते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट 4 एंड 5। अब हमें क्या करना होगा, हमें जो मैंने इंटीजर के 4 रिप्रेजेंटेशन पढ़ाए उसमें से दो को थोड़ा सा और अभी सीखना होगा, एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो
डेसिमल में मैंने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ठीक है। अब अगर मुझे इसका बाइनरी बनाना है तो एक तो मैथमेटिकल तरीका हो गया 2 से डिवाइड करने वाला हमारा। एक मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि किसी भी डेसिमल का बाइनरी हम उस शॉर्टकट ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। जैसे आपने डेसिमल को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, 0 से लेकर अपने लिखते चले जाओ, उसी तरह से बाइनरी को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाओ सेम मैनर में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 0, 0। अब 0, 0 के बाद अगला जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा? 0, 1। उसके बाद अगला क्या बनेगा? 1, 0। फिर क्या बनेगा? 1, 1। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बिट, बिट शब्द का मतलब है दिस वन, इंडिविजुअल डिजिट जो बाइनरी की होती है उसको बिट कहा जाता है। तो कम से कम किसी भी नंबर को 2 बिट में कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक बिट ये हो गई, एक बिट ये हो गई। तो जीरो की दोनों बिट 0 होती हैं। 1 डेसिमल की एक बिट 0 होती है, एक बिट 1 होती है, एंड सो ऑन। अब अगर मैं आपसे कहूं सर मैं 4 पर आ गया, अब 4 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट से ज्यादा बिट चाहिए, क्योंकि 2 बिट में जितने कॉम्बिनेशन बना सकते थे सारे बन गए, इससे ज्यादा बना ही नहीं सकते। 2, 3, 4 यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम बाइनरी में काम कर रहे हैं। तो अब मैं अगर 3 बिट का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगा? 1, 0, 0। सर 0, 0, 0 नहीं बनेगा? नहीं। देखो, 0, 0, 0 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, 0, 0, 0। किसी भी बाइनरी में स्टार्टिंग में 0 लगाने से नया कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। ठीक है। लास्ट में 0 लगाने से नया कॉम्बिनेशन आपका बन जाता है। ठीक है। तो 1, 0, 0। उसके बाद अगला क्या बनेगा? 1, 0, 1। फिर क्या बनेगा? 1, 1, 0। फिर क्या बनेगा? अब देखो, अगर मैं 8 का बाइनरी बनाना चाहता हूँ तो 3 बिट से बनेगा नहीं। 3 बिट्स में जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल तो सारे बना लिए मैंने। अब मुझे कम से कम कितनी बिट लगानी पड़ेगी? 4 बिट लगानी पड़ेंगी, एंड सो ऑन। तो जस्ट एक ट्रिक है, एक मैथमेटिकल तरीका नहीं है, एक जस्ट एक ट्रिक है। अगर मुझे क्विकली कुछ नंबर का डेसिमल पता है और उसका बाइनरी अगर मुझे निकालना हो तो इस ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। बाकी कैलकुलेटर से भी आप अपना निकाल सकते हैं। ठीक है। चलो, अब अगर हम आगे बढ़ें, पाइथन से भी कर सकते हैं क्या? जैसे आपने एक ट्रिक बता दी, एक मैथमेटिकल तरीका हो गया, फिर आपने कह दिया कैलकुलेटर से निकाल लो। जैसे कैलकुलेटर में जाएंगे कंप्यूटर के, तो यहाँ पर हम नेविगेशन में जाकर प्रोग्रामर पे जाएंगे। तो प्रोग्रामर में हेक्सा, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी सारे आ जाते हैं। अब जैसे मुझे चाहिए 8 का, तो मैंने 8 लिख दिया। जैसे ही मैंने 8 लिखा, 8 का बाइनरी अपने आप आ गया, 1, 3 टाइम्स 0 आ गया। और उसने सबका सारे दिखा दिए, हेक्सा भी दिखा दिया, डेसा भी दिखा दिया, ऑक्टल भी दिखा दिया, बाइनरी भी दिखा दिया। तो हमारे लिए एक तो तरीका हो गया कैलकुलेटर यूज कर लो। दूसरा, सर पाइथन से कर सकते हैं कैलकुलेटर? मान लो हम नहीं यूज करना चाहते तो क्या पाइथन में कोई ऐसी ट्रिक है जिससे हम इस काम को कर पाए? आंसर इज यस। हम पाइथन से भी इस काम को कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई भी नंबर है और मान लो वो डेसिमल में लिखा हुआ है 8 फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है पाइथन से। तो पाइथन में बिन नाम का एक फंक्शन होता है। बिन स्टैंड्स फॉर बाइनरी। बाइनरी फंक्शन को आप अपना डेसिमल दे दो, ये क्या करेगा? ये उस बाइनरी को लाकर आपको दे देगा जो आपने यहाँ पर पास करा है उस नंबर का। तो 8 का बाइनरी जो भी होगा वो आपको एज ए स्ट्रिंग दे देगा। आप उसे प्रिंट कर लें। देखो, ये आ गया 0 B, और उसके आगे 1, 0, 0। ठीक है। तो इसको फिलहाल अगर मैं हटा दूं, और सर इसी तरह से अगर मुझे इसका ऑक्टल बनाना हो, हेक्सा बनाना हो, तो इसी तरह से ऑक्ट नाम का फंक्शन है, OCT, और इसी तरह से हेक्स नाम का फंक्शन है। ठीक है। और सर नंबर अगर थोड़ा बड़ा कर दें, बड़ा कर दो किसी भी नंबर का, ये आपका हिस्सा। और सर डेसिमल बनाना हो तो डेसिमल बाय डिफॉल्ट नंबर होता ही है, आपको कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं।
चलो, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम पाइथन कोड से भी टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। बट अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं बिटवाइज ऑपरेटर, उसमें हमें सिर्फ दो ही चीजों पर फोकस करना है, एक डेसिमल में और एक बाइनरी में। और उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी और पाइथन का कोड भी बता दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैनुअल का ट्रिक भाई ये है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, छोटे से बड़े क्रम में बाइनरी को लिखिए, है ना। तो अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है तो वो थोड़ी देर के लिए याद कर सकता है, ठीक है, कि भाई इसका बाइनरी ये होता है, इसका बाइनरी ये होता है, क्योंकि हमें पढ़ना बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। हम बाइनरी बनाना नहीं सीख रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामर बाइनरी बनाना नहीं सीखते हैं। हमारा काम है बिटवाइज ऑपरेटर को पढ़ना। उसको पढ़ने के लिए मजबूरी है कि हमें ये थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट 4 एंड 5। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का लिखेंगे बाइनरी क्या होता है। तो 4 का बाइनरी होता है 1 0 0, ठीक है। 5 का बाइनरी होता है 1 0 1। तो एज पाइथन प्रोग्रामर अब जो हम पढ़ रहे हैं ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर में किसी भी नंबर की जितनी भी बिट्स होती हैं, हर बिट का दूसरे नंबर की सेम पोजीशन की बिट के साथ हम एंड ऑपरेशन करेंगे। तो अगर मैं 4 का बिट वाइज एंड करूं 5 के साथ, तो 1 एंड 1 ये होगा, 0 एंड 0, 0 एंड 1। हर बिट का 5 की सेम पोजीशन की बिट के साथ एंड ऑपरेशन किया जाएगा। अब सर, हमें इसकी क्या आनी चाहिए, ट्रुथ टेबल आनी चाहिए, यानी कि बिट वाइज एंड की भी क्या होती है, ट्रुथ टेबल होती है, जिससे हम आउटपुट को डिसाइड करते हैं। जैसे हमने लॉजिकल पढ़ी थी, लॉजिकल एंड की, लॉजिकल और की, उसी तरह से बिट वाइज की भी होती है। और अगर हम थोड़ा देखें तो सेम ही होती है। मैं आपको बता रहा हूँ स्टेटमेंट, बिट वाइज एंड का रिजल्ट बिट 1 होगा अगर दोनों बिट 1 है, अदरवाइज 0 आएगा। फिर सुनेंगे, बिट वाइज एंड 2 बिट पर रिजल्ट बिट 1 देता है, कब, अगर दोनों बिट क्या है, 1। और अगर एक भी बिट 0 हो गई तो रिजल्ट बिट क्या आएगी हमारी, 0। तो अब बताओ इस रूल के हिसाब से 1 एंड 1 का रिजल्ट बिट क्या आएगा, 1, ठीक है। यानी कि बिट वाइज ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो भी 0 और 1 ही आएगा, 2 3 4 5 नहीं आ सकता, ठीक है। अब बताओ, 0 एंड 0 क्या रिजल्ट आएगा, 0। 0 एंड 1 क्या आएगा, 0। दोबारा सुनेंगे, बिट वाइज एंड दोनों बिट 1 होने पर ही 1 आता है, अदरवाइज किसी भी केस में क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब ये बताओ कि 1 0 0 किस नंबर का बाइनरी है, 4 का। तो अब मैं क्या बोलूंगा, 4 बिट वाइज 5 का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 4। ठीक है। चलो, तो ये हो गया बिट वाइज एंड। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर ऐसे ही एक होता है बिट वाइज और, बिट वाइज बिट वाइज और का सिंबल होता है पाइप। इसको हम पाइप कहते हैं, PIPE, पाइप सिंबल। और पाइप सिंबल का बिट वाइज और मीनिंग होता है पाइथन में। अब ये कैसे काम करता है, तो सर इसकी भी ट्रुथ टेबल होती है, हमने कहा। अगर मैं आपको हिंट में ये कहूं कि बिट वाइज और की ट्रुथ टेबल लगभग वही है जो लॉजिकल और की थी, तो अब बताओ कब रिजल्ट बिट 1 आएगी और कब रिजल्ट बिट 0 आएगी। अगर एक भी बिट 1 हो जाए दोनों में से, तो रिजल्ट बिट क्या आएगी, 1।
ठीक है। दोनों का और करेंगे तो रिजल्ट बिट क्या आएगी? 1। इन दोनों का और करेंगे बिट वाइज तो रिजल्ट बिट क्या आएगी? 0। इन दोनों की रिजल्ट बिट क्या आएगी? 1। दोबारा सुनेंगे। बिट वाइज और में आउटपुट बिट 1 आती है अगर दोनों में से कोई भी एक बिट 1 हो जाए। ठीक है। अगर दोनों ही बिट 0 होंगी तभी रिजल्ट बिट आपकी क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक है। अब ये बताओ, 4 और 5 अगर मैं ऐसे ले रहा हूं, 4 बिट वाइज और 5, तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए फिर? ये आ गया 5। ठीक है। अब अगला आता है हमारा बिट वाइज एक्सॉर। एक्सॉर को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं एक्सक्लूसिव और, लिखते एक्सॉर ही है बट इसको प्रोनाउंस करते हैं एक्सक्लूसिव और इसका जो सिंबल होता है उसे कहते हैं हैट सिंबल, HAT, या कैप सिंबल, CAP। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी के हेड पर हमने कैप बना दिया है ना। तो उस तरह का सिंबल है। तो ये बनता कैसे है? 6 नंबर की को शिफ्ट के साथ प्रेस करने से। कीबोर्ड में जो 6 नंबर की होती है अल्फाबेट के ऊपर, उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये बनेगी। तो इसको हेड या कैप सिंबल कहा जाता है। ठीक। अब सर इसकी भी ट्रुथ टेबल होती है, हमने कहा इसकी भी ट्रुथ टेबल होती है। तो सर इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है? इसकी ट्रुथ टेबल ये कहती है कि जब दोनों बिट अपोजिट होंगी तो रिजल्ट बिट बनाएगी, और अगर दोनों बिट सेम हो गई तो रिजल्ट बिट 0 आती है। फिर सुनेंगे। बिट वाइज एक्सऑर की ट्रुथ टेबल ये है कि अगर दोनों बिट अपोजिट हैं तो रिजल्ट बिट बनाएगी, और अगर दोनों बिट सेम है तो रिजल्ट बिट 0 आएगी। ठीक है। तो अब अगर मैं 4 XOR 5 करूं तो यहां पर क्या होगा? 1 XOR 1, 0। 0 XOR 0, 0। 0 XOR 1। जब दोनों बिट अपोजिट हैं तो रिजल्ट बिट 1। तो अपोजिट में यही दोनों हैं बस, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो रिजल्ट बिट कैसी आएगी? 0 ही आएगी। अब ये किस नंबर का बनकर आ गया डेसिमल हमारा? 0 0 1 इज सेम एज 0 1। ठीक है। 4 और 5। ये 4, ये 5, और ये आपका आ गया 1। चलिए। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 6 and 5, इन तीनों का आंसर बताइए। 6 and 5, 6 और 5, 6 XOR 5। या तो साइलेंट कर लो या बाहर जाके बात कर लो, है ना। टाइम लो, जल्दी मत करो। आंसर कोशिश करो सही होना चाहिए। जल्दी आए नहीं आए, लर्निंग में जल्दी नहीं करना है ना। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो बता रहे हैं वो सही निकले। कागज पे लिख के करके देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
बताइए। पहले वाले का क्या आया? 4। दूसरे वाले का? तीसरे वाले का? ठीक है, अब मैंने चेक नहीं करा, मैं सीधा रन करा के देख लेता हूँ। ठीक है। तो आप किसी भी, जब एग्जाम में अपियर होते हैं, रिटन एग्जाम में पाइथन के, तो वहां पर एक क्वेश्चन आपको बिटवाइज का जरूर मिलता है। और बिटवाइज ऑपरेटर से आपकी नॉलेज चेक नहीं की जाती। बिटवाइज ऑपरेटर से सिर्फ आपको उलझाने की कोशिश करते हैं एग्जाम में। कैसे उलझाने की कोशिश करते हैं? मान लीजिए मैं यहाँ पे 60 लिख दूं और यहाँ 45 लिख दूं, तो पहली बार में तो आपको इसका बाइनरी क्या बनेगा 60 और 45 का, यही समझ नहीं आएगा, क्योंकि इस तरीके से आप शुरू के 2 4 5 नंबर तक तो कर लोगे। सर 45 तक तो आप कितना ही गलती कर दोगे लिखते लिखते, है ना? तो या तो एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर। फटाफट से कैलकुलेटर से आपने बाइनरी निकाल के करके देख लिया, जो कि पॉसिबल नहीं है कि होगा। ठीक है। तो आप आता हुआ इसको जब अटेम्प्ट करोगे, तो आप अपना बहुत टाइम खराब कर रहे होगे, और उस टाइम में आप हो सकता है और कई सारे क्वेश्चन कर पाओ। तो एग्जाम में बिटवाइज ऑपरेटर के 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देते हैं, सिर्फ आपका डिसीजन मेकिंग समझने के लिए कि आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर आपने इसे अटेम्प्ट कर लिया और ये नंबर बड़े हो गए, तो मान के चलो आपने अपने 8 से 10 मिनट खराब कर लिए हैं। छोटे नंबर पे तो जल्दी आप निकाल लोगे, तो या तो छोटे नंबर ही मिलेंगे आपको एग्जाम में, बड़े मिलेंगे ही नहीं। और बड़े मिल गए तो तुरंत छोड़ देना इस क्वेश्चन को, पहले बाकी करना, जब टाइम बचे तब आके ये करना, क्योंकि ऐसे करने बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। तो अब बात आती है कि सर रियल लाइफ में इनका कहीं यूज होता होगा? भाई बनाए बनाने वाले ने तो कहीं तो इनका इस्तेमाल होता ही होगा। भले ही हम नहीं पढ़ेंगे एआई में, भले ही हम नहीं पढ़ेंगे फुल स्टैक में, तो कोई तो इंसान होगा दुनिया में जो इसे पढ़ता होगा, है ना? तो उसका आंसर मैंने लास्ट क्लास में हिंट में दिया था, सर्किट डिजाइनिंग। आईओटी में इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट हैं, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग वाले, वो लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए कोई सर्किट है, फिजिक्स का अगर हम एग्जाम्पल लें, यहाँ से आपका सिग्नल आ रहा है, तो सिग्नल 2 ही फॉर्म में होते हैं, या तो 0 फॉर्म में होगा या 1। भाई आपका जो एसी करंट आता है, सिग्नल होते हैं वो सिग्नल 2 ही फॉर्म में होते हैं, ऑन ऑफ। उसको 0 1 मान लो, प्लस माइनस मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है। तो ये सर्किट एक डिजाइन करा मैंने। यहाँ पर मैंने मान लो गेट लगा रखा है, मान लो यहाँ मैंने एंड गेट लगा रखा है। तो एंड गेट में 0 सिग्नल गया तो क्या वापस निकलेगा? इधर से सिग्नल आया 1, इधर से आया 0, इधर से कुछ बाहर निकल रहा है, तो क्या निकलेगा मुझे बताना पड़ेगा। यहाँ पर मान लो मैंने एक गेट लगा रखा है एक्सॉर। ठीक है। इधर से एक सिग्नल पास हो रहा है, यहाँ से एक सिग्नल आ रहा है, अब यहाँ से कुछ आउटपुट निकलेगा। तो सर्किट डिजाइनिंग जब हम लोग करते हैं, पीसीबी डिजाइनिंग वगैरह जो होती है, हमारे जो भी अप्लायंसेस होते हैं उनके अंदर जो पीसीबी लगी होती है ना, उसके लिए जो हमारी कोडिंग होती है, वहां पर इसका यूज होता है, इस तरह के बिटवाइज ऑपरेटर का। तो हम लोग अपनी डेली प्रोग्रामिंग में इसका यूज बहुत कम करते हैं। ठीक है। स्पेसिफिक फील्ड हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो एम्बेडेड के स्टूडेंट होते हैं, आईओटी वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो इसका काफी यूज हमारा करते हैं। ठीक है। तो जो एम्बेडेड वाले स्टूडेंट होंगे, वो क्या पढ़ रहे होंगे? वो ज्यादा बार प्रोग्रामिंग ही कर रहे होते हैं, लेकिन वो प्रोग्रामिंग किस तरह की कर रहे होते हैं? डायरेक्ट किसी एम्बेडेड डिवाइस के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से सर्किट डिजाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईओटी जैसे हम शब्दों का यूज कर सकते हैं, जहां पर इनका यूज ज्यादा हम लोग करते हैं। और हम लोग वो में उसमें से कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल। ठीक है। दूसरा यूज, जब आप लोग डेटा एनालिटिक्स में जाएंगे, डेटा एनालिटिक्स में आपको ये ऑपरेटर स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज करने को मिलेंगे। ठीक है। जेंगो फुल स्टैक के जो स्टूडेंट हैं, हो सकता है आज आखिरी बार इसको वो देख रहे हों, और आज के बाद शायद दोबारा कभी आप इन्हें देखोगे भी नहीं अपनी लाइफ में, अगर आप जेंगो फुल स्टैक के स्टूडेंट हैं तो। हाँ, अगर आप डेटा एनालिटिक्स में जा रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर दोबारा मुलाकात आपकी 2 महीने बाद इनसे अब आपकी होगी, और इस 2 महीने तक आप इन्हें दोबारा कभी नहीं देख रहे हो। ठीक है। बहरहाल, तो अभी बिटवाइज ऑपरेटर खत्म नहीं हुए हैं। बिटवाइज ऑपरेटर में एक और है हमारा भी, जिसका नाम है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट।
बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल होता है 2 टाइम्स लेफ्ट की तरफ एरो, 2 टाइम्स लेस देन एरो मान लो इसे, ठीक है? अब ये क्या कह रहा है उसको समझते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट, मान लीजिए 4 लेफ्ट शिफ्ट 1। तो इसका मतलब है कि पहले तो 4 का आप बाइनरी लिखिए। लिख लिया सर। 4 का बाइनरी होता है 1 0 0। अब क्या करना है? अब आपको 4 के बाइनरी में जितनी भी बिट्स आई हैं, हर बिट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है बाई इतनी पोजीशन, बाई 1 पोजीशन। तो अब क्या करो, इसको इधर कर दो शिफ्ट, ये इधर आ गया 1। जीरो को इधर ले आओ, ये जीरो इसके नीचे आ गया, ये जीरो इसके नीचे आ गया, ठीक है? अब सर यहाँ पर एक खाली जगह हो गई, क्या करें? यहाँ पर एक जीरो ऐड कर दो, अपनी तरफ से एक जीरो को यहाँ पर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो अब अगर मैं 4 के बिट्स को एक एक पोजीशन लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूं, तो सबसे लास्ट बिट जो एम्प्टी होगी उसको मुझे जीरो से ही फिल करना है, ठीक है? अब ये बन गया नया हमारा बाइनरी। अब ये बताओ किस नंबर का बाइनरी बना? बस यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 1 की जगह अगर मैं 2 पोजीशन शिफ्ट कर देता तो क्या होता? हमने कहा कर लेते हैं सर। तो अब यहां पर आपने एक तो कर ही दिया, अब एक और कर दो, मतलब ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ये जीरो इधर आ जाएगा, ये जीरो यहाँ आ जाएगा, ये जीरो यहाँ आ जाएगा। अब ये वाला खाली जगह हो गई तो यहाँ पे जीरो ऐड कर दो। तो अब इसका बाइनरी क्या बन गया फिर? 1 0 0 0 0 ऐसे बन गया। अब सर ये किस नंबर का बन गया? हमने कहा देख लेते हैं, जिसका बन गया होगा 16 का हो गया, ठीक है? हमें एक ट्रिक सिखाई गई। वो ट्रिक ये है कि जब किसी भी नंबर के बाइनरी को एक पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट किया जाता है तो वो ओरिजिनल नंबर का डबल हो जाता है। 4 का क्या बन गया? 8 हो गया। अब अगर आप उसे 2 बिट शिफ्ट करते हैं तो रिकर्सिवली वो डबल होता रहेगा, यानी कि 4 का 8 हुआ, फिर 8 का क्या हो जाएगा? 16। अगर मैं 3 बिट शिफ्ट करूंगा तो 16 का फिर डबल कर दो, कितना हो गया हमारा? 32। ठीक है सर, चेक करेंगे एक बार, हमने कहा कर लेते हैं। 4 लेफ्ट शिफ्ट 3, तो इसका आंसर 32 आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि इसे सब कर लेंगे, क्योंकि इसमें ट्रिक लग जाती है। आपको बाइनरी लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं किसी भी नंबर के। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि अच्छा बताओ, अगर मैं लिख दूं 3 लेफ्ट शिफ्ट 5, बताओ इसका आंसर क्या आएगा बिना बाइनरी लिखे, ट्रिक का यूज करते हुए? ठीक है, तो अब देखो आपने क्या करना चाहिए था। पहले 3 को आपने एक पोजीशन शिफ्ट करा, तो 3 डबल होकर कितना हो गया? 6 हो गया, है ना? अब 6 को फिर एक बिट शिफ्ट करा, मैं ऐसे लिखता हूँ। अगर मैं 3 को एक बिट शिफ्ट करूं तो ये डबल होकर कितना हो जाएगा? 6। अगर मैं 3 को 2 बिट शिफ्ट करूं तो 6 का क्या हो जाएगा? 12। ठीक है। 3 को अगर मैं 3 टाइम शिफ्ट कर दूं तो 12 का डबल हो गया 24। फिर 3 को अगर मैं 4 टाइम शिफ्ट कर दूं तो 24 का डबल हो गया 48। 3 5 बार कर दूं तो 48 का डबल कितना हो गया? यही आना चाहिए फिर इसका आंसर है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करने में गलती हो सकती है, लेकिन ट्रिक अपनी सही है। चलो फिर एक और बता दो, फिर खत्म करते हैं इसे। तो मान लीजिए मैंने कर दिया 4 लेफ्ट शिफ्ट 3, छोटा ही कर दिया।
ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। चलो, अब एक और बिटवाइज ऑपरेटर है जिसका नाम है बिटवाइज राइट शिफ्ट। 2 बार राइट साइड एरो, बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो मैंने लिखा 5 राइट शिफ्ट 1। तो पहले 5 का बाइनरी लिखो, कितना है, 1 0 1। ये होता है 5 का बाइनरी 1 0 1। अब इसकी हर बिट को एक एक पोजीशन राइट की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये वाला 1 इस 0 के नीचे आ गया, ये वाला 0 इस 1 के नीचे आ गया, ये वाला 1, अब सर ये आउट हो जाएगा फ्रेम से। तो सबसे जो लास्ट बिट है, यानी सबसे राइट वाली जो बिट है, वो आउट हो जाती है शिफ्ट होने पर। ठीक है, उसको कहीं कंसीडर नहीं करेंगे। अब सर यहाँ पर सबसे शुरू में 0 बिट को ऐड करेंगे। तो सर आपने कहा था शुरू में 0 लगाने से फर्क पड़ेगा नहीं, हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। सर अगर आप ये कहते हैं राइट शिफ्ट में सबसे राइट बिट को बाहर कर दिया जाता है और स्टार्टिंग में 0 को हम ऐड कर देते हैं, तो ये बताइए नंबर पहले से बड़ा हो गया होगा या छोटा हो गया होगा? कम हो गया होगा, क्योंकि एक बिट तो बाहर ही कर दिया आपने और 0 से फर्क पड़ता नहीं है हमारा। तो यहां पर लॉजिक चलता है टू डिवाइड बाई 2 का। वहां पर मल्टीप्लाई बाई 2 चलता था, यहाँ पर चल जाता है डिवाइड बाई 2 का। तो 5 का आधा कर दो, कितना हो गया, 2.5। लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर को सपोर्ट करता है, फ्लोट को सपोर्ट नहीं करता। तो 2.5 में से वो सिर्फ 2 को कंसीडर करेगा, 0.5 को इग्नोर कर देगा। क्योंकि 1 0 1 जब आप शिफ्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट बना 1 0। तो 1 0 किस नंबर का बाइनरी होता है, 2 का, ना कि 2.5 का। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्लोर डिवीजन को समझ सकते हैं। चलो, अब दिमाग लगाओ। 50 राइट शिफ्ट 4। रिकर्सिवली नंबर हाफ होता रहेगा इंटीजर की फॉर्म में। तो 50 को राइट शिफ्ट करेंगे 1 बिट, तो कितना रह जाएगा, 25। ठीक है, 25 को फिर राइट शिफ्ट करेंगे तो कितना रह गया, 12। 2 बिट शिफ्ट हो गया हमारा। फिर 12 को राइट शिफ्ट करो 1 बिट और, तो कितना रह गया, 6। टोटल 3 शिफ्ट हो गए आपके हमारे। अब 6 को एक बार और राइट शिफ्ट कर दो, कितना हो गया हमारा, 3। टोटल 4 शिफ्ट हो गए हमारे। रिकर्सिवली डिवाइड बाई 2, रिकर्सिवली फ्लोर डिवाइड बाई 2, है ना। सोचो, अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं 6, 3 तक तो पहुंच गए थे, 3 का फिर हाफ कर दो, कितना रह गया, 1। आगे बताओ अब, 1 का हाफ कितना होता है, 0.5। अब 0.5 में से सिर्फ क्या बचेगा हमारा, 0। ठीक है, तो सर इसके आगे आप कहीं चले जाओ 0 ही आता रहेगा, हमने कहा कहीं चले जाओ 0 ही आता रहेगा। अब लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का यूज कहाँ है? लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को हम अपनी डेली प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन आने पर। वो पर्टिकुलर सिचुएशन क्या होगी वो देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक नंबर है 5, मुझे इसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी है, कर लो। अब जो रिजल्ट आया उसकी फिर से मल्टीप्लाई 2 से करनी है, तो ऐसे कर लो। अब जो रिजल्ट आया फिर उसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी है, तो सर कर लो ना। हमने कहा चलो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर मैंने क्या करा, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करी 10, 10 की मल्टीप्लाई 2 से करी, फिर जो रिजल्ट आया उसकी मल्टीप्लाई 2 से करी, ऐसा मैं करता चला जा रहा हूँ। तो मुझे इसको लिखने में लगभग मान के चलो 8 से 10 सेकंड लग गए होंगे, है ना। अब अगर मैं आपसे कहूं
कि सर अगर आपको किसी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करना था तो ये बताओ कितनी बार करना। हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप एक काम करो ना, 5 लेफ्ट शिफ्ट 8। दोनों का आंसर कैसा आया है हमारा? सेम। अब ये बताओ आपको इसको लिखने में बहुत कम टाइम लगेगा। सर ऐसे तो मैं अगर इसको यहाँ पर 50 बार करना चाहूँ तो 50 बार मल्टीप्लाई टू लिखना ही पड़ेगा, और यहाँ पर बस इतना लिख कर छोड़ दो, खत्म। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी भी नंबर को रिकर्सिवली मल्टीप्लाई बाई 2 करना चाहता हूं तो मैन्युअली आप ना करके लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मल्टीप्लाई बाई 2 पर ही काम करेगा। आप सोचो मुझे किसी नंबर को बार बार 3 से मल्टीप्लाई करना था तो कोई शिफ्ट ऑपरेटर नहीं है हमारे पास, सिर्फ 2 के लिए ये काम होगा। 3 4 5 के लिए मैनुअल ही लिखना पड़ेगा, भले ही कितना भी टाइम लगे। दूसरा, सीपीयू ये कहता है कि मुझे इसको एग्जीक्यूट करने में ज्यादा वक्त लगेगा कंपेयर टू दिस, तो एग्जीक्यूशन भी आपका फास्ट होगा अगर आप इससे करोगे। इससे करोगे तो आपका एग्जीक्यूशन स्लो रहेगा। तो इस तरह से बहुत स्पेसिफिक केस में हमारी डेली प्रोग्रामिंग का ये पार्ट बन सकता है। और वो स्पेसिफिक केस कब आना चाहिए? जब किसी भी संख्या को मुझे बार बार 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तभी मुझे लेफ्ट शिफ्ट के बारे में सोचना चाहिए, अदरवाइज मेरे डेली लाइफ में ये किसी काम का नहीं रहेगा। इसी तरह से मुझे राइट शिफ्ट के बारे में अपनी डेली प्रोग्रामिंग में तब सोचना है जब कोई संख्या को मुझे बार बार फ्लोर डिवाइड 2 करना था। 50 को मुझे फ्लोर डिवीजन करना है 2 से। अब जो रिजल्ट आया उसको फिर से फ्लोर डिवाइड करना है 2 से। फिर जो रिजल्ट आया फिर उसको डिवाइड करना है 2 से। फिर जो आया फिर डिवाइड करना है 2 से। तो सर आप ऐसा करने में सीपीयू का टाइम भी खराब कर रहे हो और टाइपिंग में अपना टाइम भी खराब कर रहे हो। आप इस काम को ऐसे भी कर सकते थे, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो अगर आप किसी संख्या को बार बार 2 से भाग करना चाहते हैं, किसी संख्या को 2 से भाग करा, रिजल्ट आया, उसको फिर से 2 से भाग करा, फिर रिजल्ट आया, फिर से 2 से भाग करा, तो आप राइट शिफ्ट के बारे में उस सिचुएशन में सोच सकते हैं कि भाई इससे अच्छा तो ये रहेगा। लेकिन आप बोलो नहीं सर मुझे 3 से भाग करना था, 4 से करना था, तो ऐसे ही करना पड़ेगा, भले ही कितना भी टाइम लगे लिखने में, भले ही सीपीयू का कितना भी टाइम लगे, कोई शॉर्टकट नहीं है हमारे पास उसका तो। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा बिट वाइज राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट है, इसको हम चाहें तो अपनी डेली प्रोग्रामिंग का पार्ट कर सकते हैं। या ऐड मल्टीप्लाई भाग के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ दो ही के लिए है ना। आप बोलो सर ऐड के लिए कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, आपको प्लस करना ही पड़ेगा। आगे चलकर हम लूप सीखेंगे, है ना, लूप से आप इस काम को भले ही कर पाए, लेकिन शिफ्ट ऑपरेटर में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आप प्लस कर पाओ कि सर मुझे बार बार 2 माइनस करना है, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, चलिए। क्या चीज? नहीं, आप 3 कर लो यूज, लेकिन वो रिजल्ट फिर इससे नहीं मिलेगा। ये वाला इसके इक्विवेलेंट है, 3 के नहीं या 4 के नहीं। अगर आपको 3 करना तो 3 कर लो, लेकिन उसका अल्टरनेट ये नहीं होगा। ठीक है, ये और ये एक जैसे हैं, यहाँ पर कोई और लिखोगे तो वो रिजल्ट इसके जैसा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। अब ऑलमोस्ट ऑपरेटर्स हमने कवर कर लिए हैं। हमारा एक ही ऑपरेटर शायद कोई बचा होगा जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को अभी हम पढ़ नहीं पाएंगे। टर्नरी ऑपरेटर को पढ़ने के लिए हमें पहले इफ एल्स कंडीशन आनी चाहिए। ठीक है, तो जिस दिन मैं आपको इफ एल्स कंडीशन पढ़ा दूंगा उसी दिन आपको, या उसके बाद फिर मैं आपको टर्नरी पढ़ा पाऊंगा। तो अभी के लिए हम ऑपरेटर में जितना पढ़ चुके हैं उतना हमारे लिए सफिशिएंट है आगे की क्लासेस में जाने के लिए। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा होता है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है हमारे पास कोई भी वैल्यू एक टाइप की है, हम उसे दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये कुछ अभी मैं समझाने की कोशिश करूंगा और कुछ आपको अगले चैप्टर में समझ में आएगा। ठीक है, तो मान के चलिए मेरे पास, मैंने आपको सिखाया था अगर दो नंबर हैं x = 4 y = 5, और अगर मैं इन पर x +
वाई कर दूं तो अर्थमेटिक हो जाएगी, इसका रिजल्ट 9 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि x इक्वल टू, मैंने स्ट्रिंग के अंदर यहाँ लिख दिया a, y इक्वल टू स्ट्रिंग में लिख दिया b, तो क्या दो स्ट्रिंग पर मैं डिवीजन कर सकता हूँ? क्या दो स्ट्रिंग डिवाइड हो जाएंगी आपस में? हमने कहा नहीं, एरर आएगी, डिवीजन नहीं हो सकता। सर मल्टीप्लाई हो जाएगी? हमने कहा नहीं, दो स्ट्रिंग पर आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कैसे कर सकते हो? स्ट्रिंग थोड़ी होती है, नंबर ही तो होते हैं। लेकिन हमें सरप्राइज तब होगा जब जब मैं प्लस करूंगा तो ये एरर नहीं देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अर्थमेटिक कर देता है, इसका मतलब ये है कि प्लस के पाइथन में दो मीनिंग है, इवन तीन मीनिंग है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। दो तो पढ़ चुके हैं सर, कब पढ़ लिए दो? हमने कहा देखो, x इक्वल टू +5, प्लस क्या है? साइन, जोड़ने वाला काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको प्रीफिक्स से हटाकर बीच में लगा दूं, अब सर ये जोड़ने वाला काम कर रहा है। तीसरा अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जब मैं दो स्ट्रिंग के साथ प्लस लगाता हूं तो वो दो स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर देता है। कॉन्कैट का मतलब होता है मर्ज कर देना, मिला देना। तो अब जो रिजल्ट आएगा, एक्स और वाई मर्ज होकर एक तीसरी स्ट्रिंग बन जाएंगे, ए बी। तो जब हम प्लस का यूज स्ट्रिंग के साथ करते हैं तो एरर नहीं आती है, क्योंकि प्लस को स्ट्रिंग के साथ डिफाइन किया गया है कॉन्कैटिनेशन करने के लिए। इसके अलावा बाकी के जो और सिंबल हैं वो काम नहीं करेंगे, माइनस वाला, डिवाइड वाला, या पावर वाला, या डिवीजन वाला, मॉडुलस वाला, उन सब में एरर आ जाएगी। ठीक है, इतना पढ़ाने के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने यहाँ लिख दिया x इक्वल टू 4 स्ट्रिंग में, y इक्वल टू स्ट्रिंग में 5, उसके बाद अब मैंने x प्लस वाई करा, तो इसके तीन आंसर आने की उम्मीद है। पहला आंसर एरर, दूसरा आंसर है 9, तीसरा आंसर है 4 5। क्या लगता है इसका आंसर क्या आना चाहिए? ऐड नहीं होगा, नंबर नहीं है ये। ठीक है, तो इंटरप्रेटर स्ट्रिंग को स्ट्रिंग मानता है उसके कोड्स के अकॉर्डिंग, ना कि उसके अंदर क्या लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप इसके अंदर सिंबल लिखो, करेक्टर कुछ भी लिखो जो आपका मन करे, लेकिन वो स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 4 5 आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है, आपको हम कुछ नंबर्स देते हैं और आपसे कहते हैं उन नंबर्स पर अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करिए। ठीक है, लेकिन आपको जो नंबर दिए गए हैं वो स्ट्रिंग में रख कर दिए गए हैं, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप प्लस करोगे तो कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा और बाकी में तो एरर आ जाएगी, बाकी तो कुछ नहीं होगा, सीधे सीधे एरर आ जाएगी। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने आपको जो दो नंबर दिए थे उन पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके दिखाओ। मैंने नंबर आपको स्ट्रिंग में रख कर दिए हैं, इंटीजर में रखकर या फ्लोट में रखकर नहीं दिए हैं। तब आप क्या बोलेंगे? सर ये तो हो ही नहीं सकता। ये टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये इस सॉल्यूशन को दे सकता है, कि अगर मैंने आपको स्ट्रिंग में रखकर किसी नंबर को दिया है तो आप उसे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स टाइप कन्वर्जन हमें यह सिखाता है, एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करोगे, स्ट्रिंग को फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करोगे, सो डैट आप उन नंबरों पर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब हम यहाँ पर सीख लेते हैं। तो टाइप कन्वर्जन, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ वैल्यू टू अदर टाइप। एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को टाइप कन्वर्जन कहते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं स्ट्रिंग टू फ्लोट। अगर मैं स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना, या चलो स्ट्रिंग को इंट, पहले स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना सीखते हैं। स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे अभी एट प्रेजेंट एक्स और वाई
हमारे पास दो स्ट्रिंग है, लेकिन इसमें लिखे नंबर ही हैं, तो मैं कन्वर्ट करता हूँ। कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, जिस फंक्शन का नाम भी इंट है। तो इंट फंक्शन क्या कहता है? आप मुझे स्ट्रिंग दो, मैं उस स्ट्रिंग का इंटीजर बनाकर आपको दे दूंगा। चाहे वो स्ट्रिंग आप मुझे डायरेक्ट दो ऐसे करके, चाहे वो एक वेरिएबल हो स्ट्रिंग टाइप का जिसमें आपका नंबर रखा हो, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज यहाँ पर लिख सकते हो जो स्ट्रिंग है, जिसको आप इंट में कन्वर्ट करना चाहते थे। तो फिलहाल हमारे पास एक्स एक वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग नंबर पड़ा हुआ है। अब इंट फंक्शन क्या करता है? उस स्ट्रिंग की एक नई कॉपी बनाता है, उसमें चेंज नहीं करेगा, मेमोरी में एक नई कॉपी बनाएगा और वो इंटीजर बनकर आएगी। आप उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, लेटर सपोज आपने उसे ए नाम के वेरिएबल में स्टोर, तो ए वेरिएबल में वही होगा जो एक्स में था। डिफरेंस क्या होगा? जो एक्स में है वो स्ट्रिंग में है, जो ए में आया है वही चीज हमारा इंटीजर में आई होगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं फिर। इसी तरह से अगर वाई स्ट्रिंग को मैं इंट में कन्वर्ट करना चाहूं, तो क्या स्टेटमेंट होगा? इंट फंक्शन कॉल किया और उसमें क्या पास कर दिया? वाई। अब एक इंटीजर बन गया, वाई को कन्वर्ट नहीं करेगा, एक नई कॉपी बनाएगा, रिटर्न से न्यू कॉपी। ठीक है। अब अगर हम इस बात को चेक करना चाहें कि भाई क्या ए और बी में वास्तव में वो इंटीजर आ गए, हमने कहा चेक करो। अब सर प्लस भी हो गया तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा, सारे ही हो जाएंगे। तो हम तो बस प्लस ही फिलहाल कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रिंग टू इंटीजर करने का कॉन्सेप्ट आ गया। अब अगला वाला आप मुझे करके दिखाएंगे, लैपटॉप पर अपना शुरू हो जाओ, मैं आपसे बोलूंगा और आपको करके मुझे दिखाना है। स्ट्रिंग टू फ्लोट, मेरे पास एक एक्स है, यहाँ लिखा 4.5, वाई स्ट्रिंग में है और मैंने लिख दिया 2.3। अब मुझे इन दोनों पर अगर प्लस करना हो तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं एक्स प्लस वाई अभी करूंगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4.5 2.3। आपको मुझे इन एक्स और वाई जो स्ट्रिंग अभी मैंने लिए हैं जिनमें फ्लोटिंग नंबर है, इनको ऐड करके दिखाना है मैथमेटिकली। अब आपको पहले क्या करना है? एक्स और वाई को कन्वर्ट करना है, लेकिन ध्यान रखना इस बार ये स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट करनी है आपको? फ्लोट में। अब मैं आपको बोल रहा हूं आपको करना है, जैसे स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शन होता है, उसी तरह से स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट नाम का फंक्शन होता है। करो, करके दिखाओ। फ्लोट फंक्शन स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करता है। लाइक मैंने सामने जो लिखा है, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करने का इंट फंक्शन। अब यूज करके स्टेटमेंट इसी को देख देख कर लिख कर दिखाओ और फिर प्लस करके दिखाऊं। आप लोगों को लैपटॉप में दिखाओ। ठीक है, दिखाओ। कीबोर्ड नहीं चल रहा है? इसे कहाँ तक कर लोगे? पाइथन इंस्टॉल नहीं है अभी आपकी? तो इस वाले बैच में क्यों आ गए फर्स्ट क्लास तो? हाँ, रिकवरी कैसे करोगे फिर उसकी? आगे जो चीजें आ रही हैं वो पीछे से कनेक्ट होंगी। चलो कर लेना है ना, वरना फिर आगे जाके समझ में आना बंद हो जाएगा। आज भी कमी आ रहा होगा समझ में। चलो। नहीं, कहाँ हुआ? ये होगा फ्लोट फंक्शन, देखो मैंने कैसे कॉल करा है। लाइन नंबर 16 और 17 को ध्यान से देखो, फिर आप अपना देखो। कोई कोइंसिडेंस है कि आपके एरर नहीं आई लेकिन आपका सही नहीं हुआ है? फ्लोट फंक्शन कॉल करना है, इंट नहीं करना है। इंट तो मैंने करके दिखाया है, आपको फ्लोट करके दिखाना है। दिखाओ।
ठीक है। ऑनलाइन जो भी कर रहे हैं मुझे भेजते रहें स्क्रीनशॉट करने के बाद। लोड हो गया। ठीक है। हम्म। पाइथन में बिट मैनिपुलेशन का? हाँ होता तो है। जरूरत नहीं पड़ती हमें, कभी हर लैंग्वेज में होता है। हम्म। प्लस प्लस। प्रोग्राम दिखाओ। प्रोग्राम। हम्म, ठीक है, रन कराओ। x = 4, y = 5, x 4 5। या इक्वल टू थोड़ी लगाना है यार, प्लस लगाना है ना। शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ये आएगा। ठीक है। उसके बाद ए एक्स। अब सही। बात नहीं करो यार क्लास में, या तो सामने देखो। और नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश करो समझने की। आपसी बात है क्लास के बाद। हम्म। चलो ऑलमोस्ट लोगों ने कर लिया। जो लोग लैपटॉप पे बना रहे हैं उनका लगभग हो ही गया है। ठीक है। ठीक है, ऑनलाइन भी दो तीन लोगों ने भेजा है, उनका भी सही है। तो देखो, क्या करना था, फ्लोट फंक्शन कॉल करना था, उसमें एक्स पास कर देते हैं, और जो कन्वर्ट होकर आएगा उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरे वाले के लिए भी कर लेते हैं। बी लोट में यहाँ पर वाई। ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन ये आया हमारे मन में कि आप किसी भी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दोगे फ्लोट में, इंटीजर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास स्ट्रिंग है और यहाँ लिख दिया मैंने 4.5 k, और मैं आपसे कह रहा हूँ सर इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, तो क्या ये स्ट्रिंग फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी? आंसर इज नो। तो टाइप कन्वर्जन हमेशा सक्सेस होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जिसको कन्वर्ट कर रहे हो, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो, अगर वो कंपैटिबल हैं, है ना, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, तभी कन्वर्जन होगा, अदरवाइज क्या आ जाएगी? एरर। अब जैसे अभी आपने लिखा 4.5 k, तो इतना स्ट्रिंग में लिखना अलाउड है क्योंकि स्ट्रिंग में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन जब आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो फ्लोट में के लेटर नहीं आ सकता, फ्लोट में 4.5 तक तो आ जाएगा। तो इसलिए ये कन्वर्जन अब नहीं हो पाएगा। अगर आप करेंगे तो क्या मिलेगी आपको यहाँ पर? एरर मिलेगी। एरर क्या है? कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू। ये आपकी क्या आएगी? कि भाई स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ जी बताइए। सर वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है ये। सब लिखा तो मैंने भी सेम है पर उसका आउटपुट गलत आ रहा है। हाँ तो सही। आपने एक्स प्लस वाई कर दिया है ना, ए प्लस बी करिए। अच्छा आपने ये। कन्वर्ट करने के बाद एक्स और वाई को ए और बी नाम के वेरिएबल में रखा है ना, तो ए प्लस बी करेंगे तो सही रिजल्ट आ जाएगा। हाँ उस ठीक है सर। ठीक है। तो इसी तरह से, अगर आप यार, आपसे मना करा बात करने के लिए।
एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या? 10:30 बजे से लगातार बोल रहे हैं आप लोग। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसी तरह से क्या स्ट्रिंग, सारी स्ट्रिंग जो हमने यहाँ लिखी हैं, क्या उनको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते? हमने कहा नहीं, सिर्फ वो स्ट्रिंग ही इंटीजर में कन्वर्ट हो सकती हैं जिनमें इंटीजर लिखा हो। अगर उसमें कोई और करेक्टर आ गया जो इंटीजर में अलाउड नहीं है, तो वो कन्वर्जन भी क्या दे देगा? आपका एरर दे देगा। ठीक है। अब एक और कन्वर्जन जो मैं आपसे बोलूंगा, करके आप ही दिखाएंगे। इंटीजर या फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया x = 4, मैंने लिया y = 5.2। अब मैं चाहता हूं इन दोनों का कॉन्केटिनेशन हो जाए। मैं इन दोनों का अर्थमेटिक एडिशन नहीं करना चाहता। 4 + 5.2, मैं चाहता हूं 4 5.2 आ जाए, लेकिन अब ये 9.2 आएगा, तो मैं 9.2 नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि एक्स और वाई क्या हो जाएं, दोनों हमारे कॉन्कैट हो जाएं। अच्छा, अगर मैं आपको ये भी ना बताऊं कि वो कौन सा फंक्शन होता है जो इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करे या फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करे, तो सेंस लगाने की कोशिश कर सकते हो कि क्या नाम उस फंक्शन का हो सकता है जो इस काम को करता होगा। जैसे वहां पर इंट फंक्शन है, यहाँ पर फ्लोट फंक्शन है, ऐसे ही यहाँ पर क्या होना चाहिए फंक्शन का नाम? फिर स्ट्रिंग होना चाहिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि स्ट्रिंग फंक्शन को पूरा नहीं लिखना है ऐसे करके, str बस लिखकर छोड़ देना है। अब करके देखो। चलो, बाकियों को करने देते हैं। तो क्या करना है? इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना सीखना है, फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना सीखना है, उसके बाद इन दोनों को कॉन्केट करना है। ठीक। तो ऐसा करने के लिए जो फंक्शन है जो करेगा इस काम को, उसका नाम है str फंक्शन। अब एसटीआर फंक्शन को सही से यूज करिए, मैंने जो लिखा है ये सही नहीं लिखा है, तो आप इसे प्रॉपर लिखेंगे, है ना? पैरेंथेसिस लगाकर उसमें पास करेंगे, फिर एक रिजल्ट को स्टोर करेंगे वेरिएबल के अंदर। प्रॉपर कोड आपको बनाना है, और फिर प्लस करेंगे उन दो नए वेरिएबल पर जिससे आपने इनका डेटा रिसीव करा है, तो वो कॉन्केट करके आपको दिखाएगा। तो आई होप सभी लोगों ने कर लिया होगा। जस्ट मैं फॉर्मेलिटी के लिए लिख देता हूँ। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इंटीजर को या फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते। अभी हम लोग पाइथन में ये 3 4 टाइप ही जानते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। आगे जैसे जैसे हम पाइथन में जाएंगे, और भी नए नए टाइप्स हमें मिलेंगे, जैसे लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। तो उनको भी आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टाइप कन्वर्जन का मतलब है किसी भी एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। तो अभी तक जितना हम जानते हैं डेटा टाइप के बारे में, उतने में इन तीन को आपस में कन्वर्ट करना सीख लिया। जैसे जैसे और आगे बढ़ते जाएंगे, टाइप कन्वर्जन और आगे भी सीखते रहेंगे। फिलहाल के लिए ये चैप्टर हमारा टाइप कन्वर्जन का हो चुका है। ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी पाइथन में, यूजर इनपुट। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि सर अगर मैंने यहाँ लिखा 3 + 4, तो ये प्रोग्राम मैं जितनी बार भी चलाऊंगा, आज चलाऊं, कल चलाऊं, जब भी चलाऊंगा, ये हमेशा 3 + 4 का ही एडिशन करके देगा। हम ये चाहते हैं
कि ये प्रोग्राम एडिशन तो करे, लेकिन जिन नंबरों का एडिशन ये कर रहा है वो नंबर यूजर से इनपुट ले। इमेजिन करो, आप एटीएम का यूज करते हैं, तो एटीएम के अंदर जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो प्रोग्राम चल रहा है, पहले से उसमें अकाउंट नंबर तो फीड नहीं करा गया होगा। ये तो आप अपना बताते हो ना, मोबाइल नंबर, पिन नंबर, ओटीपी, अकाउंट नंबर, तभी तो ऑपरेट होते हैं सारे आगे के ऑपरेशन। तो हम अगर एटीएम जैसे सॉफ्टवेयर को पाइथन में बना दें, तो हमें अकाउंट नंबर, ओटीपी, पिन नंबर, पासवर्ड ये सब चाहिए होंगे। पहले से थोड़ी बना सकते हैं, प्रोग्राम में सेट कर सकते हैं। तो यूजर आएगा, वो बताएगा कि भाई ये है मेरा डेटा, इस पर काम करो। तो हम पाइथन में यूजर से कैसे डेटा मांगे ये सीखना चाहते हैं। अब उस डेटा पर हम ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, जो करना चाहे ऑपरेशन वो हम कर सकते हैं। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? चैप्टर का नाम है यूजर इनपुट। कैसे हम यूजर से क्या ले सकते हैं, वैल्यूज ले सकते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब है रीडिंग वैल्यूज फ्रॉम यूजर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। पहले से आपको फिक्स नहीं करनी है वैल्यू, आप यूजर से वैल्यू मांग लीजिए। जब प्रोग्राम रन होगा, जितनी बार रन होगा उतनी बार आप यूजर से मांगेंगे। ठीक है, पहले से सेट नहीं करना है। तो फिर तो सर जितनी भी रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं सब में यही होता होगा। हमने कहा जितनी भी एप्लीकेशन आप डेली यूज करते हैं, आप डेटा अपना देते हैं, पहले से उन एप्लीकेशन में डेटा फिट नहीं होता है। तो कैसे करें इस काम को? तो इस काम को करने के लिए हमारे पास इनपुट नाम का एक फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन। अब थोड़ा सा अपना माइंड को ट्रेंड करिए। किस तरह से ट्रेंड करना है कि देखो, कोई भी पाइथन में एक न्यू कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, जैसे अभी हमने यूजर से इनपुट लेना सीखा या टाइप कन्वर्जन करना सीखा, ठीक है, तो उसके लिए पाइथन ने या तो हमें कोई फंक्शन दे रखा होगा, या उस काम को करने के लिए कोई हमें कीवर्ड दे रखा होगा, या उस काम को करने के लिए कोई हमें क्या दे रखा होगा? ऑपरेटर दे रखा होगा। यही चीजें हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं मुझे दो नंबर की मल्टीप्लाई करने हैं, तो मल्टीप्लाई फंक्शन का नाम थोड़ी हो गई। मल्टीप्लाई तो एक ऑपरेटर है, सिंबल लगा देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं टाइप कन्वर्जन करना है, तो टाइप कन्वर्जन करने का ऑपरेटर कोई नहीं है, उसका एक फंक्शन है। यही होगा। इसी तरह से किसी भी काम को करने के लिए कीवर्ड भी आता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं मुझे किसी वेरिएबल को डिलीट करना है, तो डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर एक सिंबल नहीं है, क्या है? हमारा कीवर्ड। ठीक है, तो पूरी पाइथन में कोई भी काम करना है, तो या तो वो काम करने के लिए कोई फंक्शन होता है, या तो उस काम को करने का कोई ऑपरेटर मिलेगा, या उस काम को करने का कोई कीवर्ड मिलेगा। यही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब हमें पहले से नहीं पता होगा कि वो क्या है, वो आपको सीखना ही होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको पता चल जाता है कि इस काम को करने के लिए ये चीज होती है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर यूजर से अगर मुझे इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए कोई कीवर्ड नहीं है, कोई ऑपरेटर नहीं है, एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है? जो टॉपिक का नाम है इनपुट। अब अगर मैं इसी चीज को सी लैंग्वेज पढ़ा रहा होता, तो क्या नाम था सी लैंग्वेज में यूजर से इनपुट लेने वाले फंक्शन का? स्कैन करना। साइंस तो वही है, स्कैन करना, इनपुट लेना। ये ज्यादा सही लग रहा है मुझे ना। तो हर लैंग्वेज वाले ऐसा ही नाम रखना चाहते हैं जिससे कि सामने वाले को समझने में आसानी हो जाए कि हम ये फंक्शन जो बना रहे हैं वो किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन क्या करता है? यूजर से इनपुट के लिए वेट करता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, इस प्रोग्राम को अगर मैं रन कराऊं तो क्या होगा देखते हैं। इस प्रोग्राम में एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बेटर समझाने के लिए इससे पहले मैंने एक प्रिंट लगा दिया, जिससे कि आपको कुछ पता चलेगा कि प्रोग्राम में हलचल हो रही है। और इसके बाद मैंने बाय लगा दी। अब मैंने प्रोग्राम को रन कराया, ये प्रोग्राम हाई लिखकर, सर बाय नहीं आया आउटपुट में। बता सकते हैं बाय क्यों नहीं आ रहा है आउटपुट में, जबकि लिखा तो है ही। क्या हो रहा है?
इनपुट मांग रहा है, तो यूजर अगर इनपुट नहीं देगा तो प्रोग्राम रुका रहेगा। ऐसा ही होता है। इनपुट फंक्शन क्या करता है, आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रोक देता है। कब तक रोक कर रखेगा? जब तक यूजर इनपुट ना दे दे। अगर यूजर इनपुट आधा दिन ना दे, 1 घंटा ना दे, 2 दिन ना दे, तो 2 दिन तक प्रोग्राम ही रुका रहेगा। आप अभी चले जाओ, अगले संडे आना, तो अगले संडे भी ऐसे ही मिलेगा प्रोग्राम आपको। जबकि आगे हो सकता है हजारों स्टेटमेंट लिखे हुए हों। तो इंटरप्रेटर से पूछा भी ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इंटरप्रेटर ने कहा कि मेरा रूल है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए कि मैं टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट करता हूँ और सीक्वेंशियली करता हूँ। टॉप टू बॉटम का मतलब है सबसे पहला स्टेटमेंट जो आएगा पहले उसे कंप्लीट करूंगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसका नेक्स्ट चलाऊंगा, जब नेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसका नेक्स्ट चलाऊंगा। तो किसी भी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन करने की शर्त यह है कि उसके प्रीवियस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया हो, तब नेक्स्ट स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो अभी हमारा इंटरप्रेटर लाइन नंबर 4 पर अटका हुआ है। इनपुट फंक्शन को भी चला रहा है, वो इनपुट फंक्शन वाला काम इंटरप्रेटर ने पूरा अभी नहीं करा है। काम पूरा कब होगा? जब यूजर इनपुट दे देगा, तब काम पूरा होगा। जब तक इंटरप्रेटर रोका रहेगा, भले ही कोई काम नहीं कर रहा, इंटरप्रेटर खाली बैठा हुआ है, आगे फिर भी कुछ नहीं करेगा। ठीक है। अब इतनी बातें डिस्कस करने के बाद पीछे वाली स्क्रीन को मैं हाइड कर दूं और सिर्फ ये स्क्रीन आपके सामने ला दूं, और अभी अचानक से एक नया स्टूडेंट क्लास में एंटर कर जाए, उसको मैं ये दिखाऊं, तो वो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा वो इस आउटपुट को देखकर कि ये प्रोग्राम यूजर इनपुट के लिए वेट कर रहा है? ऐसा सोच पाएगा वो? नहीं, वो तो बोलेगा हाय खत्म, प्रोग्राम हो चुका खत्म। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप यूजर से इनपुट के लिए वेट कर रहे हो, तो यूजर को ये तो बताओ किस बात का इनपुट। उसको आधार नंबर देना है, अपना एज देना है, अपना नाम बताना है, अपना एड्रेस बताना है, पिन नंबर बताना है, क्या बताना है? तो वो बात हो गई, आपने एटीएम में कार्ड इंसर्ट कराया और कर्सर ब्लिंक कर रहा है। बताओ क्या एंटर करोगे? आप बोलोगे नहीं सामान लिख का आता है, एंटर अकाउंट नंबर। तो आप नहीं लिखोगे यूजर के लिए किस बात का इनपुट मांग रहे हो? तो आप भी यूजर से बोलो एंटर योर रोल नंबर, एंटर योर अकाउंट नंबर, एंटर नंबर, जो भी जिस पर्पस के लिए बना रहे हो उस पर्पस के लिए क्या इनपुट है यूजर को बताओ तो पहले, तभी तो यूजर इनपुट देगा। अभी तो आप ही प्रोग्रामर हो, आप ही यूजर हो, तो आपको पता है कि भाई मैंने प्रोग्राम यूजर से इनपुट के लिए बनाया हुआ है, इसलिए वो इंतजार कर रहा है। लेकिन रन टाइम पर ये प्रोग्राम आपके पास थोड़ी रहेगा। ये प्रोग्राम बनाकर अपने क्लाइंट को दोगे जिसके लिए बना रहे हो, तो उसे थोड़ी पता है कि आपने क्या लिखा है प्रोग्राम के अंदर। उसको तो जो दिख रहा है उसके हिसाब से वो आगे बढ़ेगा अपना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी यूजर से इनपुट लेना चाहिए, तभी हमें क्या करना है, पहले एक प्रॉम्प्ट मैसेज देना चाहिए कि हम इस बात का इनपुट लेने आपके पास आ रहे हैं। अभी के लिए मैं लिख देता हूँ कुछ भी, ठीक है? लिख दिया, एंटर कर दिया, आगे बढ़ गए। तो अब इनपुट फंक्शन क्या कह रहा है? इनपुट फंक्शन कह रहा है कि एक काम करो, जो भी आप इनपुट लेने के लिए मुझे यूज कर रहे हो, उस इनपुट का प्रॉम्प्ट मैसेज मुझे ही दे दो, अलग से प्रिंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो इनपुट फंक्शन में ही मैं क्या पास करूंगा, अपना प्रॉम्प्ट मैसेज पास कर दूंगा। मैंने लिख दिया एंटर योर नेम। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया एंटर योर नेम, उसके बाद मैंने एक कॉलन लगा दिया देखने में थोड़ा अच्छा लगे। इसका सिंटैक्स से कोई मतलब नहीं है, कॉलन लगाओ या ना लगाओ, स्ट्रिंग के अंदर है बस। ठीक है। अब क्या हुआ, अब इस प्रोग्राम को मैंने रन कराया, तो जब मैं रन कराऊंगा तो इंटरप्रेटर पहले हाई प्रिंट करेगा, फिर इनपुट फंक्शन को चलाएगा। अब इनपुट फंक्शन का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, अगर आपने इनपुट फंक्शन में कोई प्रॉम्प्ट मैसेज लिखा हुआ है, तो पहले इंटरप्रेटर उसे प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर इनपुट के लिए वेट करेगा। ऐसा नहीं है कि पहले इनपुट के लिए
तो जब भी आप यूजर को इनपुट फंक्शन के लिए बात करते हो, तो आप अपना प्रॉम्प्ट मैसेज लिख सकते हो, एंटर योर नेम, या जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हो। अब हमारा इंटरप्रेटर तब तक नहीं पढ़ेगा जब तक आप लिखकर एंटर की हिट नहीं करते। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे, वैसे ही अभी आपने जो लिखा था उस पूरे को रीड कर लेगा। ठीक है। और उसके बाद इनपुट फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, आगे का प्रोग्राम चलेगा। अब सर ये बताओ, जो इनपुट फंक्शन ने इस इनपुट मैसेज को पढ़ा होगा, वो है कहाँ प्रोग्राम में? अगर मैं आगे के स्टेटमेंट में इसका यूज करना चाहूं तो कैसे करूंगा? है कहाँ प्रोग्राम के अंदर? तो उसके लिए इनपुट फंक्शन ये कह रहा है कि अगर मैंने जो भी पढ़ा है, आपके प्रोग्राम को इस्तेमाल करना है, तो एक काम करो, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल बना लो, और उस वेरिएबल के अंदर क्या करो, उस वैल्यू को आप पाओगे। तो इनपुट फंक्शन क्या करेगा? अब 3 काम करेगा। पहला काम, जो भी आपने मैसेज लिखा है सबसे पहले उसे प्रिंट करेगा। दूसरा काम, यूजर इनपुट के लिए वेट करेगा। तीसरा काम, जैसे इनपुट आएगा उस इनपुट को पढ़कर इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा, जो आपने यहाँ पर अभी डिफाइन करा है, एक्स नाम का। अब आगे के प्रोग्राम में जो भी यूजर से इनपुट आया है, अगर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक्स वेरिएबल के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है। जैसे बाय के बाद मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्स का यूज करना चाहता हूँ। एंटर योर नेम, मैंने लिख दिया ABCD बाय, और उसके बाद फिर आपने एक्स को प्रिंट कराया, तो उसमें जो भी आपने लिखा था वो ABCD आपका आ गया। ठीक है। चलो अब एक प्रोग्राम बना कर दिखाओ मुझे ऐसे ही, जिसमें आप यूजर से एड्रेस को इनपुट कराओगे, एंटर योर एड्रेस, और उसमें आपको हाई और बाय की जरूरत नहीं है। सीधा अपना एड्रेस इनपुट कराओ, और एड्रेस जो भी आए उसके वेरिएबल में रखो, और उसको प्रिंट कराकर मुझे दिखा दो। जैसे मैंने नेम के लिए बनाया है, ऐसे ही आप एड्रेस के लिए बनाएंगे, एंटर योर एड्रेस। जिनका हो गया वो अगला प्रोग्राम बनाकर दिखाएं। यूजर से 2 नंबर मांगे, एंटर फर्स्ट नंबर, फिर एक इनपुट और लगाएं, एंटर सेकंड नंबर, और जो 2 नंबर आए उनको प्लस करके दिखा दें। बताइए। यूजर से 2 नंबर इनपुट करने हैं। फर्स्ट नंबर एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, सेकंड नंबर एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लो, फिर उसके बाद प्लस लगाकर देखो कि हो गया कि नहीं हो गया। उससे पहले एड्रेस वाला प्रोग्राम बनाओ, यूजर से एड्रेस इनपुट करके प्रिंट कराना है। हम्म, वही बताना है मुझे आपको। एड्रेस वाला हो गया। एड्रेस को एक वेरिएबल में स्टोर करो। जो वेरिएबल आपने ऊपर ये सेकंड लाइन जो लिखी है इनपुट फंक्शन वाली, यहाँ पर जो आप लिख रहे हो, जो भी एड्रेस आएगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर करो ना, जैसे मैंने करा है एक्स वेरिएबल, ऐसे कोई वेरिएबल बनाओ उसमें। हम्म, 2 इनपुट लेने हैं, हाँ। अपने वाले नहीं, जो यूजर से इनपुट आए हैं उन्हीं पर प्लस लगाना है। हम्म,
अब जिन्होंने यूजर से दो नंबर इनपुट लेकर प्लस करने का प्रोग्राम बनाया है, वो लोग आउटपुट को ऑब्जर्व करें और सोचें कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्योंकि आउटपुट वो नहीं आया होगा जो आप चाह रहे थे, कुछ और आ गया है। और जो आया है वो भी आप जानते हो कि ऐसा ही क्यों आया है, और उसका सॉल्यूशन भी आप जानते हो। करके देखो। हम्म। दूसरा प्रोग्राम ये बनाना था, पहला वाला दिखाओ पहले। एंटर योर एड्रेस। तो एड्रेस एंटर करो, प्रोग्राम रन कराओ। इनपुट फंक्शन तो लगाओ। इनपुट फंक्शन तो आपने लगाई ही नहीं। यहाँ नहीं, इधर लगाओ ना। इनपुट, यहाँ टाइप करो इनपुट। तुम्हारा तो हो गया, थर्ड कहाँ बनाया था मैंने? यही तो करना था। तो आपने तो कर दिया पहले ही। एड्रेस, नहीं तो एड्रेस तो प्रिंट कराओ। बाद में प्रिंट हाई क्यों कर रहे हो? प्रिंट एक्स करो ना। एड्रेस लिखो, कुछ भी लिखोगे। हाई को हटाकर एक्स लिखो यहाँ पर। एक्स प्रिंट कराओ। अब चलाओ। हाँ। हाँ, सही तो कर रही हो। करो। ठीक है। इससे पहले क्या लिख दिया? नेम आ गया। ठीक है, फिर एड्रेस सही है, चलाओ। दो नेम अपना। नेम इनपुट करो। एंटर करो। एड्रेस दो अपना। एंटर कर दो। सही हो गया, खत्म। अब अगला प्रोग्राम बनाओ, तो एक और प्रोग्राम बनाओ, नया प्रोग्राम बनाओ, इसी में नहीं करना है। उसमें दो यूजर से नंबर इनपुट करने हैं, और दो अलग वेरिएबल बनाओ उन्हें, और फिर उनको प्लस करके दिखाओ। हाँ। तो ठीक है। चलो, अब जितने लोगों ने भी ये वाला प्रोग्राम बनाया है, दो नंबर इनपुट लेकर चलाने वाला, उस पर मैं डिस्कशन करता हूँ। एड्रेस वाला तो सबका हो ही गया है, उसमें तो कुछ शायद ऐसा होगा नहीं। नहीं हुआ वो। देखो, जब आप ये वाला प्रोग्राम बना रहे थे, और मुझे लगता है कुछ लोगों ने शायद उसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया है। एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, एक्स वेरिएबल में रख लिया। फिर एंटर सेकंड नंबर। मैंने इसको भी एक दूसरे वेरिएबल में रख लिया, लेटर सपोज वाई। सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर प्रिंट एक्स प्लस वाई कर दिया। तो मैंने कहा जी 4, फिर कहा 5, रिजल्ट आ गया 4 5। सर ये कैसे हो सकता है? अगर मैं 4 और 5 को इनपुट कराऊं, तो रिजल्ट तो 9 आना चाहिए प्लस करके। 4 5 क्यों आ सकता है? बताओ क्या वजह हो सकती है। अगर मैं, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं एक्स प्लस वाई कर रहा हूं, तो प्लस ने हमारे दोनों नंबर को कॉन्केट कर दिया। कॉन्केट तभी होता है प्लस, जब दोनों क्या हुआ उसके स्ट्रिंग। अब आप बोलोगे सर हमने तो नंबर ही टाइप करा था कीबोर्ड से। तो इसका मतलब आपके टाइप करने और प्लस के बीच में इनपुट फंक्शन आया है। यही तो आपका टाइप करा हुआ प्लस के पास लेके जा रहा है। तो अब इनपुट फंक्शन ये कह रहा है कि मैं जो भी यूजर से इनपुट लेता हूं, स्ट्रिंग में ही रीड करता हूं। भले ही आप जो टाइप कर रहे हैं वो नंबर टाइप कर रहे हैं। आप यूजर से एज मांगो, सैलरी मांगो, परसेंटेज मांगो, कुछ भी यूजर से इनपुट कराओ, नेम, एड्रेस, कुछ भी कराओगे, स्ट्रिंग में ही आएगा। अगर आपको लगता है कि आपने यूजर से जो इनपुट मांगा है उस पर आप कोई कैलकुलेशन करेंगे, उस पर आप कोई ऑपरेशन करेंगे, प्लस माइनस डिवाइड वाला, तो पहले आपको क्या करना होगा? यूजर इनपुट को टाइप कन्वर्जन का यूज करके कन्वर्ट भी करना होगा, इंटीजर में या फ्लोट में, जिसमें भी आपको लगता है। उसके बाद कन्वर्ट होने के बाद आप उस पर क्या कर सकते हैं? अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तब आप क्या करेंगे? इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए, और यूजर से जो इनपुट आया है एक्स और वाई,
वो स्ट्रिंग में आके स्टोर हुआ होगा। अब आप उस एक्स और वाई को कन्वर्ट कर दीजिए इंटीजर में या फ्लोट में, उसके बाद उनको नए वेरिएबल में स्टोर करेंगे, फिर आप उस पर प्लस करके देखिए, आपका हो जाएगा। करके देखो। तो यहां से जो भी आया है ये हमेशा कैसे आएगा, स्ट्रिंग में आएगा। तो इस बात को मैं नोट करके लिख देता हूं। इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स यूजर इनपुट एज स्ट्रिंग एंड इफ वी नीड टू परफॉर्म calculations, then we have to convert input to integer or float. So input always returns user input as a string, and if we need to perform calculations or any operation related to arithmetic, then we have to convert input to either integer or float according to your requirement. ठीक है। तो अब अगर मैं इंट में कन्वर्ट करता हूं तो इंट फंक्शन लगाया, उसमें एक्स पास कर दिया और ए आ गया। फिर ऐसे ही बी वेरिएबल में इंट फंक्शन से पाई को मैंने रख दिया, और अब मैं एक्स प्लस वाई करूंगा, सॉरी ए प्लस बी करूंगा, तो जो मैं चाहता था वो हो जाएगा। अब आप इसको नहीं दिखाना चाहते तो इसको कमेंट आउट कर दो, नहीं चलेगा ये। हमारा एक्चुअल पर्पस तो यही था। तो इसका मतलब तो सर ये हो गया कि जब भी मुझे यूजर से इनपुट लेकर कोई भी कैलकुलेशन करनी है, कोई ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस डिवाइड, तो मुझे तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, हमने कहा। तो सर फिर तो टाइप कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कहा। इससे पहले जब मैं टाइप कन्वर्जन पढ़ रहा था तो एक बोझ लग रहा था कि क्यों कर रहे हो। अब इस चैप्टर ने हमें ये बताया कि अगर टाइप कन्वर्जन आपने नहीं पढ़ा होता तो आपसे ये काम होता नहीं। बिना इसके टाइप कन्वर्जन के ये पॉसिबल पाइथन में नहीं है। तो टाइप कन्वर्जन इंडिपेंडेंटली कहीं यूज नहीं होता, इस तरह की सिचुएशन में यूज होता है। अब इसी तरह से मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मैं यूजर से दो नंबर फ्लोटिंग टाइप के इनपुट ले रहा हूं और फिर उस पर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो हम क्या कर सकते थे, हम यूजर के इनपुट को इंट की जगह किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्लोट में कर लेते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 2.4, सेकंड नंबर 3.2, आंसर आ गया 5.6। तो इस तरह से यूजर के नंबर को आप इंटीजर में या फ्लोट में, जिसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम बना रहे हैं, कन्वर्ट करेंगे। तो पहले स्ट्रिंग में पढ़ेंगे, इनपुट फंक्शन से आ गया, उसके बाद फिर आप उसे इंटीजर फ्लोट में भी कन्वर्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए कि सर प्रोग्राम बनाते समय हमें ये कैसे पता चलेगा कि यूजर इंटीजर दे रहा है कि फ्लोट दे रहा है। क्योंकि हमें कन्वर्ट करने के लिए कोई एक ही यूज करना होगा, या तो इंटीजर यूज कर लें या फ्लोट यूज कर लें। हमें पहले से कैसे पता चलेगा। इसके दो आंसर हैं। पहला आंसर, आपको पता होगा कि यूजर क्या देने वाला है। ऐसे कैसे पता होगा, हमने कहा चलो आपने कहा यूजर से कहा एंटर योर अकाउंट नंबर। अब बताओ अकाउंट नंबर फ्लोट में होता है कभी, अकाउंट नंबर नंबर होगा, इंटीजर में तो होगा वो। फिर मैंने आपसे कहा एंटर योर 10th मार्क्स, 10th में आपके जो मार्क्स आए थे वो एंटर करो, एग्रीगेट मार्क्स। तो कितने में होंगे वो, परसेंटेज, परसेंटेज फ्लोट में हो सकती है। मैंने प्रोग्राम बनाया, मान लीजिए सर्किल का एरिया निकालने का। तो सर्किल का एरिया निकालने का मैंने कहा एंटर वैल्यू ऑफ पाई, कितनी क्या रहेगी पाई की वैल्यू, तो फ्लोट में कन्वर्ट करोगे। एंटर रेडियस, रेडियस भी फ्लोट में हो सकती है। ज्यादा बार मुझे पता होता है कि मैं यूजर से जो मांग रहा हूं वो क्या होता है। ठीक है।
अकॉर्डिंगली मैं इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये तो हो गया पहला आंसर। दूसरा आंसर, अगर सर मुझे नहीं अंदाजा लग रहा है कि यूजर क्या दे सकता होगा, तो उस केस में आप फ्लोट में कन्वर्ट करिए। जैसे ये प्रोग्राम है, मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया, मैंने अपने आप को सेव कर लिया। क्यों सेव कर लिया? क्योंकि अगर मैं यूजर इनपुट में मान लो 4 देता है, 4 को इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग से पढ़ेगा, फिर हम उसे फ्लोट को देंगे कन्वर्ट करने के लिए, तो फ्लोट क्या करेगा, ऐसा 0.0 लगाकर हमें वापस कर देगा, हमारा नुकसान नहीं करेगा। रिजल्ट आ जाएगा 9.0। इसका मतलब फ्लोट में इंटीजर भी चल जाएगा, सिर्फ 0.0 लग जाएगा। लेकिन इंट में फ्लोट नहीं चलता, इंट में फ्लोट नहीं चलता, क्योंकि इंट में पॉइंट वाली चीज तो आ ही नहीं सकती। लेकिन फ्लोट में तो पॉइंट आता है, अगर पॉइंट नहीं है तो 0.0 लगा देते हैं, आपको नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरह से सेफ साइड, अगर आपको अंदाजा नहीं हो रहा है कि यूजर के इनपुट को मुझे किस में कन्वर्ट करना चाहिए, इंटीजर में या फ्लोट में, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लोट में कन्वर्ट करिए। और अगर आपको पता है कि मुझे किस में करना चाहिए, तो फिर उसी में करिए। आधार नंबर इनपुट करना है, इंटीजर में करो। मोबाइल नंबर इनपुट कराना है, इंटीजर करो। अकाउंट नंबर इनपुट कराना है, इंटीजर में कन्वर्ट करो। ये सब चीजें इंटीजर में होती हैं, फ्लोट में होती नहीं है। ठीक है। सैलरी फ्लोट में हो सकता है टैक्स कट के आए। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का हो सकता है फ्लोट में हो, फ्लोट में ही होता है सर वो तो। ठीक है। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांजैक्शन अमाउंट फ्लोट में होता है, उसमें जीएसटी लगेगा, परसेंटेज होगी, तो हो सकता है फ्लोट में बने। तो हमें पता होता है 100 में 90 बार कि हम जो इनपुट मांग रहे हैं वो क्या होता है। और 10 बार नहीं पता है तो सेफ आंसर मैंने दे दिया, फ्लोट में आप कन्वर्ट करके चलिए। चलिए, अब इस काम को करने के लिए पाइथन ने हमसे कहा कि अगर आप चाहें तो अपने प्रोग्राम में 2 लाइनें बचा सकते हैं। हमने कहा बचाओ, बच जाए तो अच्छी बात है 2 लाइनें। अगर अभी ये प्रोग्राम को अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो टोटल प्रोग्राम 5 लाइन का है। हमने कहा इससे कम भी क्या लगेंगी, हर लाइन अपना काम कर रही है। एक इनपुट लेकर आ रही है स्ट्रिंग में, दूसरा उसे कन्वर्ट कर देती है। ऐसे ही 2 लाइन और लिखी हैं, और एक लाइन में दोनों को जोड़ देते हैं। अब इससे कम भी क्या लिखोगे सर आप, इससे कम लिखोगे तो कोई काम रह ही जाएगा आपका। हमने कहा नहीं। अब देखो, फ्लोट फंक्शन ये कह रहा है कि मुझे स्ट्रिंग दे दो, ऐसे दे दोगे तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मना नहीं करूंगा आपसे। किसी वेरिएबल के थ्रू दोगे तब भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन अगर आप मुझे डायरेक्ट इनपुट फंक्शन ही दे दोगे तब भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। यानी कि फ्लोट को ही आप इनपुट फंक्शन दे सकते हो। तो फ्लोट से ये कह दो कि आपको जो स्ट्रिंग मिलेगी वो हमारे पास भी नहीं है, आप इनपुट फंक्शन से मांग लेना। और इनपुट फंक्शन किससे मांगेगा, फिर यूजर से मांगेगा। तो अब ये चेन बना दिया आपने कि फ्लोट फंक्शन को स्ट्रिंग मांगने के लिए आपने क्या कह दिया, इनपुट फंक्शन, कि भाई इससे मांग लो। और इनपुट फंक्शन क्या मांगने जाएगा, यूजर से मांगने जाएगा। और यूजर से जो भी आएगा वो किसको मिलेगा, सीधा फ्लोट फंक्शन को। और फ्लोट फंक्शन उसे कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में, और किसको दे देगा, इस वेरिएबल में दे देगा। तो फायदा क्या हुआ, फायदा एक लाइन बच गई। तो सर ऐसे यहाँ बचा लो, ये ऐसे कर। अब इस लाइन पे सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा ये मैसेज प्रिंट होना। दूसरा काम क्या होगा, यूजर इनपुट के लिए वेट करना। तीसरा काम क्या होगा, यूजर से जो भी इनपुट आए उसको सीधा फ्लोट फंक्शन को देना, ए वेरिएबल में नहीं, सीधा फ्लोट फंक्शन को देना। चौथा काम क्या होगा, उस इनपुट को फ्लोट में कन्वर्ट करना। पांचवा काम क्या होगा, जो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया है वो जाके इस वेरिएबल में स्टोर होना। इस पूरी कहानी का सिंगल स्टेटमेंट क्या है, यूजर से जो भी इनपुट आएगा फ्लोट में कन्वर्ट होकर ए वेरिएबल में सीधा जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है। सेम यूजर से इनपुट जो भी आएगा फ्लोट में कन्वर्ट होकर बी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो ये वाला प्रोग्राम और इससे पहले वाले प्रोग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बताइए। हाँ आएगा, उसे नहीं पता अकाउंट नंबर है वो। फ्लोट फंक्शन हमेशा जो वापस करेगा, वो अगर इंटीजर है तो 0.0 लगा के वापस करेगा, अगर वो फ्लोट ही है तो जैसा था वैसा वापस करेगा। तो अगर आप अकाउंट नंबर यूज रीड कर रहे हैं तो आप उसे इंट में ही कन्वर्ट करें, फिर आप उसे फ्लोट में ना करें, क्योंकि आप जानते हैं वो अकाउंट नंबर है।
ठीक है, तो फ्लोट का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब हम ना जानते हो। ठीक है, और अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो फ्लोट तो अपना नेचर शो करेगा कि हर संख्या जब वो कन्वर्ट करके देगा उसमें दशमलव लेकर आएगा, नहीं आ रहा है तो पॉइंट जीरो लगा कर देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर पाइथन के साथ बाउंड हो गए कि मजबूरी है हमारी। अभी जितनी पाइथन पढ़ाई गई है उसमें इतना हो रहा है, अभी तो बहुत लंबा सफर बाकी है हमारा। हम जो भी देखते हैं दुनिया में वो सब पाइथन के अंदर मौजूद है, लेकिन अभी हमने कितना पढ़ लिया, अभी तो हमने मुश्किल से 10% पाइथन पढ़ी है, तो उसके हिसाब से आपके साथ एक बाउंड्री बन गई है। लेकिन जिस दिन पाइथन खत्म होगी आप सब कुछ कर सकते हैं जो दुनिया में देखते हैं। ठीक है, चलो चलो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूजर से इनपुट, ये वाला प्रोग्राम भी सही है और इससे पहले जो बनाया था वो भी सही है। डिफरेंस सिर्फ दो लाइनों की आपके नंबर ऑफ कोड का बचत, इस वाले में ये फायदा है। अब देखो, इसको समझने में थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा, इससे पहले वाले प्रोग्राम में कोई एफर्ट लगना ही नहीं है, सब कुछ क्लियर है कि वो इनपुट आ गया स्ट्रिंग में, हमने कन्वर्ट कर लिया। यहाँ भी यही हो रहा है। ठीक है, तो जब आप दो तीन चार प्रोग्राम ऐसे बना लोगे तो हैबिट पड़ जाएगी। करा देते हैं, चलो बनाओ एक प्रोग्राम। यूजर से इनपुट लेकर एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम बनाकर दिखाओ। यूजर से इनपुट लो, टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग यूजर इनपुट। दो प्रोग्राम करके दिखाओ, उसके बाद क्लास ओवर, कल मिलेंगे। हम्म? तो प्लस कॉन्कैट हो जाएगा ना, ये सही आएगा कैसे? हाँ, तो कॉन्कैट हो रहा है तो इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ कन्वर्ट करा है ऐसे यहाँ भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप कन्वर्ट करने के लिए इसके पहले ये लगा सकते हो ना, एक तो जैसे ये कर दिया तो उसी समय आप इंट ऐसे लगा सकते थे, ये। ऐसे नीचे वाले में लगा दो, सही हो जाएगा। फ्लोट करना है तो फ्लोट में कन्वर्ट कर लो। हाँ, दिखाओ। तो दो प्रोग्राम ये बनाने हैं अभी। एक एरिया ऑफ सर्कल, इसमें जितना भी रिक्वायर्ड इनपुट है यूजर से मांगना है, और तीन सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज, तो तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स यूजर से इनपुट करने हैं। चल जाएगा। मोबाइल में क्या देख रहे हो? 2 घंटे भूल जाओ दुनिया में कुछ हो रहा है, सुनामी आए तूफान आए, आने दो जो आ रहा है बाहर। 2 घंटे दुनिया से अलग हो जाओ बिल्कुल। इनटू और, हाँ, वो सही है। एक पैरेंथेसिस और लगाओ यहाँ पे बाद में। एक और बनाओ प्रोग्राम एवरेज मार्क्स का। सर्कल वाले प्रोग्राम में पाई की वैल्यू आप चाहें तो पहले से फिक्स कर सकते हैं प्रोग्राम में, यूजर से इनपुट की बजाय चाहो तो यूजर से इनपुट ले लो।
3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट ले लिए, ठीक है, उनका एवरेज निकल के दिखाओ। ठीक है, सही कर। सर्किल के एरिया का आर स्क्वायर, और एवरेज निकालने का फार्मूला होता है सम ऑफ मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, पाई आर स्क्वायर। वेरिएबल का नाम आपने क्या लिया है, आर, और आप फार्मूले में प्रिंट करा रहे हो रेडियस। ठीक है, एवरेज वाला चलाओ। हाँ, अब वो बनाओ। एक पाई आर स्क्वायर फार्मूला दिखाना। ठीक है, ये भी सही है। जिनका अगर हो गया है वो जाना चाहे जा सकते हैं, इसके बाद आगे कंटिन्यू नहीं करें, कल मिलेंगे। तो इन यूजर से जो भी इनपुट आप ले रहे हो वो स्ट्रिंग में आएगा, तो इसको कन्वर्ट करो ना फ्लोट में, इसको भी और इसको भी फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। जिन लोगों के ये हो गए हैं, घर जाके आपको और कौन कौन से प्रोग्राम बनाने हैं, जितने मैंने अब तक कराए हैं, जैसे अभी मैंने सर्कल का एरिया बनाया है, घर जाके आपको रेक्टेंगल का एरिया का प्रोग्राम बनाना है जिसमें लेंथ और ब्रेथ को यूजर से इनपुट करना है। तो एक असाइनमेंट आपके लिए ये हो गया घर से। अगला काम क्या करना है, डॉलर को रुपीस कन्वर्ट करने वाला, जिसमें यूजर से पूछोगे कि अभी आज की डेट में डॉलर कितना चल रहा है, और यूजर से पूछोगे कितने रुपीस को कन्वर्ट कर, कितने डॉलर को कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीस में। तो डॉलर टू आईएनआर कन्वर्ट करने का प्रोग्राम बनाना है, जिसमें यूजर से ही पूछना है डॉलर की वैल्यू क्या चल रही है आज की डेट में, ठीक है। तीसरा प्रोग्राम घर से क्या बनाना है, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का, जिसमें यूजर से पूछोगे बताओ भाई कितने फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो आपका सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके दे देगा। उसके बाद अगला प्रोग्राम बनाना है एज फाइंड करने का। यूजर से पूछोगे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, यूजर ने कहा 1990, तो क्या करोगे, 1990 में 2023 के हिसाब से गणित लगाओ क्या लगेगा कि यूजर की एज निकल कर आ जाए। तो 2023 माइनस यूजर ने जो भी अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है वो आप इनपुट करा लो। तो यूजर से डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ उसका बर्थ ईयर पूछना है, पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं लेनी है, और हम उसे ईयर में कैलकुलेट करके बता देंगे आपकी एज इतनी हो गई है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी कन्वर्जन के प्रोग्राम आपने कभी सुने हैं वो सारे आप अपने घर से ट्राई कर लेना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे क्या करना है, 4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो यूजर से पूछो यूजर बताओ कितने मिनट को कन्वर्ट करना है, और फिर आप उसे मिनट में कन्वर्ट करके दिखा दो। मिनट को आपने सेकंड में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम बनाकर दिखाना है, ठीक है। इसी तरह से वीक को आवर में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम बनाना है। इस तरह से आप जितने भी कन्वर्जन सोच सकते हैं उन सबके प्रोग्राम आपको घर जाके बनाने हैं। तो कम से कम आपके 15-20 प्रोग्राम इस तरह से हो जाने चाहिए, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, ग्राम को किलोग्राम में। तो ढेरों प्रोग्राम आप घर जाके अपने बना लेंगे। मकसद सिर्फ एक ही है, यूजर इनपुट की प्रैक्टिस हो जाएगी आपके, ठीक है। तो इस तरह से सारे प्रोग्राम आप घर जाके बना लेना। गणित जिनकी अच्छी है, गणित के फार्मूले सारे इंप्लीमेंट कर देना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यूजर से बोलो एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, ये लो ए प्लस बी का क्यूब, ये लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जितने गणित के फार्मूले आपने सुने हैं कभी, हर फार्मूले को इंप्लीमेंट कर लेना। नहीं, ये तो एरर आ जाएगी रमन आपकी। इसमें बाद में डबल एस्टेरिक के बाद टू लगाओ ना, टू लिखना रह गया। ए इंटू बी, बी की पावर टू, तभी तो रेडियस का स्क्वायर होगा।